एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, तुमने तो अकेले ही इन सब की नाक में दम कर रखा है। लोग वहां मर रहे हैं। भूल जाओ जैसे मैं भूल गई। मैं बात राजा की नहीं, प्रजा की कर रहा हूं। वो तो तुम्हारे भी लोग हैं। मैं अपनी मुसीबतों से भागता नहीं, उनसे भिड़ता हूं। बोलना कौन है तू? मेरे साथ क्यों बोल दे रहा है? जनवरी 1880 को लंदन के पास क्रॉयडॉन में जन्मे पेरिंद्रा अपने गांव से बहुत लगाव रखते थे। उनका गांव वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में था। वैसे तो पेरिंद्रा का जन्म विदेश में हुआ था, लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। पेरिंद्रा की सोच अपने माता पिता से बहुत अलग थी। वो हमेशा से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, पर उनके पिता एक डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, लेकिन पेरिंद्रा कुछ और ही करना चाहते थे। पेरिंद्रा अपने स्कूल के ही समय में देश के पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें देश में कब क्या हो रहा है सबकी खबर होती थी। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ थे। जब उनकी उम्र एक बच्चे के खेला करने की होती थी, तब वो अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ पॉलिटिकल मैटर्स पर डिस्कशन किया करते थे। बहुत छोटी सी उम्र से पेरिंद्रा अपने देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। उनका मानना था कि सिर्फ भारत के लोग ही भारत को आजादी दिला सकते हैं और सबको साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहिए। वैसे तो वो गांधी जी के 22 की उम्र में ही वो कोलकाता वापस आए और उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ग्रुप बनाए। पेरिंद्रा अपने आगे के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। एक बार पेरिंद्रा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गुप्त स्थान पर बॉम्ब बनाना शुरू किया और गोला बारूद इकट्ठा किया, लेकिन उनके ही बीच के किसी आदमी ने पुलिस वालों को खबर दी और पेरिंद्रा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पेरिंद्रा को अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजा गया, लेकिन वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकले और 1915 में ऐसा करने वाले में वो एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे। पर कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और उन्हें 5 साल की जेल हुई। 1920 में जब वो बाहर निकले, तब उन्होंने जर्नलिज्म में अपना करियर शुरू किया और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एसएस राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी के दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया गया है। वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। रंपा स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मनियम विरोध के नाम से भी जाना जाता है, ये आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया एक विरोध था जिसे अलूरी सीताराम राजू ने लीड किया था। ये विरोध मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। ये विरोध अगस्त 1922 में शुरू हुआ था और तब तक चला जब तक ब्रिटिश सरकार ने मई 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ नहीं लिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अलूरी सीताराम राजू ने इस विरोध की शुरुआत करी। माना जाता है कि रंपा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब हुई थी जब ब्रिटिश सरकार ने 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पारित किया था। इस एक्ट के अनुसार आदिवासी लोगों के जंगल में जाने पर रोक लगा दी जाती है, ताकि आदिवासियों को उनके पारंपरिक पोदो एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो करने से रोका जा सके। पोदो एग्रीकल्चर सिस्टम में आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए फसल उगाते हैं, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। लेकिन 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पारित होने की वजह से अब आदिवासी लोग अपने ट्रेडिशनल पोदो एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके पास अनाज की कमी होने लगती है और उनके बीच भुखमरी की हालत पैदा हो जाती है। ब्रिटिश सरकार के इस एक्ट को पारित करने के पीछे यही कारण था कि वो आदिवासी लोगों को अपने अंडर में ला सके।
इसी एक्ट के पारित होने के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य में ना मुत्तादार की भूमिकाओं को भी समाप्त कर दिया था। मुत्तादार असल में टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, जो उस समय के राजा के लिए ना आदिवासियों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इन मुत्तादारों के पास कई सारी पावर्स हुआ करती थी और इनकी भूमिका ना काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और अपने बाद ये अगला मुत्तादार अपने बेटे को ही बनाया करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन मुत्तादारों की पावर्स को ना कम कर इनकी भूमिका अब सिर्फ एक सिविल सर्वेंट की कर दी थी। और इन मुत्तादारों से ये हक भी छीन लिया गया था कि अगला मुत्तादार इनका बेटा ही होगा। इसलिए किसान और मुत्तादार, जो पहले एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार से असंतोष के कारण एक साथ आ जाते हैं। आदिवासियों के इस असंतोष का इस्तेमाल करते हुए अलूरी राम राजू ने उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कर लिया था। अलूरी राम राजू मुत्तादारों की समस्याओं को सुनकर उन्हें हल भी करने लगे थे, लेकिन वो ना सिर्फ ऐसे ही मुत्तादारों की मदद किया करते थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी मदद करना चाहते थे, ना कि उन मुत्तादारों की जो स्वार्थी थे और अपना पुराना दर्जा वापस पाना चाहते थे। अलूरी राम राजू के ज्यादातर फॉलोअर्स आदिवासी लोग ही थे, हालांकि मुत्तादार भी थे जो अलूरी के इस नेक काम में उनका साथ देना चाहते थे। अलूरी राम राजू ने महात्मा गांधी के द्वारा साल 1920 में चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उसे अपना लिया था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार करते हुए उसके बदले पंचायत कोर्ट्स की मांग करने के लिए कहा। हालांकि उनका यह आंदोलन साल 1922 की शुरुआत तक आते आते खत्म हो जाता है। अलूरी राम राजू के आदिवासियों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से फरवरी 1992 से उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार और पुलिस की नजर रहने लगी थी। हालांकि अलूरी राम राजू आदिवासियों को छल की तरह इस्तेमाल कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शस्त्र विरोध करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी बना ली थी। ये लोग लड़ाई के लिए पारंपरिक हथियार जैसे धनुष, बाण और भालों का यूज किया करते थे। जंगल में ये लोग पशु पक्षियों की आवाज निकाल कर और ढोल बजाकर ना एक दूसरे को मैसेज भेजा करते थे। इतने सालों तक जंगल में रहने और घूमने की वजह से ना राम राजू को जंगल की भौतिक विशेषताएं समझ आ गई थी, जिससे बाद में अलूरी को गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में काफी मदद मिली थी और उन्होंने यही गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनी आर्मी के सोल्जर्स को भी सिखाए थे, जिससे शुरुआत में उन्हें ब्रिटिशर से लड़ने में ना काफी सफलता मिली थी। लेकिन अलूरी जल्द ही समझ गए थे कि बंदूकधारी ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने ना उनके ये पारंपरिक हथियार ज्यादा काम नहीं आने वाले थे। इसलिए वो अब पुलिस स्टेशन पर ना हमला करके उनसे उनके हथियार छीनने लग गए थे। तो क्या राम राजू का ये शस्त्र विरोध सफल हुआ? जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। राइटर रशिका, एंकर नितिन दहिया, आदिवासियों का मसीहा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बिरसा मुंडा का नाम सुनते ही जहन में एक साहसी व्यक्ति की तस्वीर बन जाती है। वो ऐसे ही जननायक थे जिन्होंने आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा का जन्म 1857 में झारखंड के रांची जिले में एक छोटे से गांव उली हातू में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद की थी। बचपन में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई भी एक मिशनरी स्कूल में हुई। यहाँ उन्होंने देखा कि वो लोग आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो भी उनका माहौल उड़ाने लगे। नतीजन उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद वो स्वामी आनंद जी के संपर्क में आए। उन्होंने बिरसा को हिंदू धर्म और महाभारत के बारे में ज्ञान दिया। उसने ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने आदिवासियों को अपने हक और अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। बिरसा ने देखा कि जिस जंगल और जमीन को आदिवासी माँ की तरह पूजते हैं, उस पर अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ मिलकर उनका शोषण करना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के कई अधिकारों का हनन किया था। इसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने मोर्चा खोला। उन्होंने उलगुलान क्रांति की शुरुआत की। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को बताया कि ये उलगुलान सृजन के लिए होगा, शोषण के खिलाफ होगा, उनके अधिकारों के लिए होगा, ब्रिटिश और सामंती व्यवस्था के खिलाफ होगा और लोक सत्ता को स्थापित करने के लिए होगा। फिर बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के दो दल बनाए, एक धर्म का प्रचार करता और दूसरा राजनीतिक कार्य करने लगा। उनके द्वारा गठित गोरिल्ला सेना अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ती रही और कई मोर्चों पर जीत भी हासिल की। अंग्रेज अब बिरसा मुंडा के नाम से हार खाने लगे थे। 1899 में उनकी सेना ने चक्रधरपुर के थाने पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की गोलियों और बम के सामने आदिवासियों के तीर कमान टिक नहीं सके। बिरसा के कई साथी मारे गए और उन्हें
गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने जेल में ही बिरसा को जहर देकर मार डाला और लोगों से कहा कि उनकी मौत हैजे की वजह से हो गई। इस तरह उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए शहादत हासिल की। वो भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन आदिवासी लोग गीतों और साहित्य में वो आज भी जिंदा हैं। ऐसे ही अगर एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ। 1929 में रेवोल्यूशनिस्ट कल्पना की उम्र मात्र 14 साल थी जब उन्होंने चटगांव के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिया। इस भाषण में लोगों को उनके भीतर छिपी शक्ति का आभास हुआ। उनका 1939 में कल्पना जेल से रिहा हो गई। वो अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने वहीं से पूरी की। इसके बाद पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। जेल में रहते हुए उनकी कई कम्युनिस्ट लीडर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को भी काफी पढ़ा। वो उनके विचारों से काफी इंप्रेस हुई थी। 1943 को पार्टी के चीफ पूरन चंद जोशी के साथ शादी कर ली। आगे 1943 में ही बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कल्पना को अपना उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीतने में असफल रही। आगे कुछ मतभेदों के चलते इनके पति और इन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। कल्पना ने चटगांव लूट पर आधारित अपनी बायोग्राफी भी लिखी। वो बंगाल से दिल्ली आ गए। साल 1979 में कल्पना दत्त की बहादुरी और आज़ादी में दिए गए योगदान को देखते हुए वीर महिला के खिताब से उन्हें सम्मानित किया गया। 8 फरवरी 1995 में इस दुनिया से वो अलविदा कह गई। देश ने एक जाबाज महिला को उस दिन खो दिया। कल्पना पर एक किताब डू एंड डाई चटगांव विद्रोह लिखी गई है। तो ये थी इस आज़ादी की सिपाही कल्पना दत्त की कहानी, जिसने बड़ी बहादुरी और निडरता के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया। देश के लिए जेल भी गई। आज उनकी बहादुरी पर देशवासियों को फक्र है। SS राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में। बात है 18वीं सदी की, जब तमिलनाडु का शिवगंगई क्षेत्र की रानी वेलु नचियार ने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया था। रानी वेलु नचियार ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि उन्हें हराया भी। ये काम उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले किया था। वो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। रानी वेलु नचियार का जन्म साल 1730 में रामनाड साम्राज्य में हुआ था। वो राजा चेलमुथु विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी स्कंदी मुत्थल की इकलौती बेटी थी। रानी वेलु को एक राजकुमार की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। वो युद्ध कला में पारंगत थी। अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी कई भाषाएं जानती थी। 16 साल की उम्र में उनका विवाह शिवगंगा राजा के साथ कर दिया गया। दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम विलाची रखा गया। 25 जून 1772 को शिवगंगा के सैनिकों को एक ब्रिटिश जनरल ने घेर लिया था। ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे कलयार-इरकोली युद्ध नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस जंग में रानी वेलु के पति और कई सैनिक शहीद हो गए। हालात को देखते हुए रानी वेलु को अपना राज्य छोड़कर तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पास एक जगह विरूपाची जाना पड़ा। वहां वो गोपाल नायकर के यहाँ रही। उनके साथ उनकी बेटी बेलाची और शिवगंगा के मारुथु भाई भी थे। रानी वेलु ने अपने अंगरक्षक मारुथु भाइयों के साथ मिलकर सेना बनाने की तैयारी की। इस काम में उनकी मदद मैसूर के शासक हैदर अली और गोपाल नायकर ने भी की। इस दौरान वो डिंडीगुल के पहाड़ी किले में ही रही। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने 7 सालों तक भयंकर युद्ध लड़ा। 1780 में ही रानी वेलु नचियार और अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रानी वेलु ने एक सुसाइड अटैक प्लान किया, जिसे उनकी सेना की कमांडर और वफादार क्विलिंग ने अंजाम दिया। दरअसल रानी वेलु को खबर लग गई थी कि अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद कहाँ रखा है। उसके बाद क्विली ने खुद पर घी डाला और आग लगाकर अंग्रेजों के गोला बारूद और हथियार घोर में कूद पड़ी। इस तरह कमांडर क्विली ने दुनिया के पहले सुसाइडल अटैक को अंजाम दिया। आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों को शिवगंगा से भागने और मजबूर होना पड़ा। जब वेलु नचियार ने शिवगंगा को दोबारा हासिल किया तो
चिन्नामुरुथु को देश के मुख्यमंत्री के रूप में और वेलेमारुथु को राज्य के कमांडर इन चीफ बनाया गया। रानी वेलु नाचियार ने साल 1779 तक शिवगंगा पर शासन किया। उसके बाद शासन की जिम्मेदारी मारुथु भाइयों पर रही। 1796 में रानी वेलु की मृत्यु हुई। साल 2008 में रानी वेलु के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी के दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया जाएगा। कहानी आयरन लेडी की। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। फेमस इंडियन रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी थी। दरअसल दुर्गावती का विवाह 11 साल की उम्र में हुआ था। उनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। इस एसोसिएशन के अन्य सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे, इसीलिए वो इसी नाम से फेमस हो गई। 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सराबी की शहादत की 21वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए दुर्गा भाभी चर्चा में आई थी। दुर्गा भाभी फ्रीडम फाइटर्स की प्रमुख सहयोगी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या का प्लान बनाया। तब सॉन्डर्स और स्कॉट से बदला लेने के लिए आतुर दुर्गा भाभी ने भी भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया था। सॉन्डर्स की मौत ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग को प्रज्वलित किया। इस हत्या के बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें बचाने के लिए भगत सिंह के साथ भेष बदलकर शहर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, 1929 में जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद सरेंडर किया था, उसके बाद दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हैली की हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि वो बच गया था। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए एक बार अपने गहने तक बेच दिए। ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के चंगुल से बचने के लिए भगत सिंह और दुर्गावती देवी ने पति पत्नी की भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, भगत सिंह ने एक एंग्लो इंडियन का वेश बनाया था, जबकि दुर्गावती अपने 3 साल के बेटे को एक परिवार की तरह दिखाने के लिए अपने साथ ले आई थी। राजगुरु दुर्गावती देवी ने जॉन सॉन्डर्स के मर्डर के बाद लाहौर से भगत सिंह को भागने में मदद की और अपने पति भगवती चरण बोहरा ने शहीद आजम को उनके कई मिशनों में मदद। भगत सिंह के बाद शिवराम राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की अनाउंसमेंट कर दी थी। पूरा देश ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्से से भर गया था। जब कुछ लोग, इसकी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक 21 साल की भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। एक बार 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में डिग्री बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया कि डिग्री लेते समय वो स्पीच देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी। पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज से सभा में अफड़ा तफड़ी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई कि कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही एक छात्रा ने गवर्नर को मारने का प्रयास किया। इसके बाद बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमे के बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपनी दर्द सहने की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आई। उन्होंने 1947 में अपना स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आजादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वो कलकत्ता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। ऑस्कर 2023 के लिए क्या प्लान कर रहे हैं एस राजामौली? कहां होगा फिल्म का जोरों शोरों से प्रमोशन? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।
दोस्तों, दुनिया भर में 25 मार्च को रिलीज हुई एसएस राजमौली के फिल्म RRR ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और नए रिकॉर्ड बना भी दिए। मतलब एसएस राजमौली और उनके दो सुपरस्टार्स यानी कि रामचरण और जूनियर एनटीआर ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। इस फिल्म में हमें बॉलीवुड की तरफ से अजय देवगन और आलिया भट्ट भी हिस्सा बनते हुए नजर आए। दोस्तों, वैसे इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, ऑस्कर 2023 के लिए काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। RRR फिल्म की टीम ने ऑस्कर 2023 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पहले ही शेयर की थी। दोस्तों, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टर पैन नालिन के गुजराती जेम छल्लो शो की ऑफिशियल एंट्री पक्की की है, पर RRR की टीम भी इस फिल्म में एक ऑफिशियल एंट्री पाना चाहती है, जिसके लिए राजमौली और उनके दो लीडिंग मैन रामचरण और जूनियर एनटीआर लॉस एंजलिस में कैंपेन करने वाले हैं, ताकि फिल्म को ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिलने से कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि एसएस राजमौली और फिल्म के प्रोड्यूसर DVV दान्या लॉस एंजलिस में फिल्म को प्रमोट करने के लिए 80 करोड़ भी खर्च करने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी ये कोशिश तो कामयाब भी होगी। इससे पहले जब जापान में फिल्म को रिलीज किया गया था, तब खबर ये थी कि 20 दिनों के अंदर ही फिल्म ने 11 करोड़ की कमाई की थी। अगर देश भर में इतना कड़क रिस्पांस मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिल्म को ऑस्कर में एंट्री तो मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ ऑस्कर भी मिलना चाहिए। सही कहा ना मैंने? तो दोस्तों, अब देखते हैं कि एसएस राजमौली की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और ये फिल्म ऑस्कर जीत पाती है या फिर नहीं। पर आप इससे जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। कौन सी डिटेल्स पर ध्यान दिया है राजमौली ने, कैसे बनाया राजमौली ने सबको बेवकूफ, इस R4 मूवी में कौन कर रहा है कॉस्ट्यूम डिजाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, RRR मूवी जो कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे बॉक्स ऑफिस के, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन इस फिल्म के कुछ ऐसे डिटेल्स हैं, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जिसपे शायद ही लोगों की नजर गई हो या ध्यान गया हो। तो क्या है वो डिटेल्स, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, जब आप देखेंगे कि राम एक झंडा उठाते हैं और उसे गीला करते हैं पानी में, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भीम बच्ची को बचाने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर वो आग के थ्रू गुजरते हैं। उस समय भीम अपने शरीर पर वो झंडा लपेट लेंगे ताकि उन्हें और उस झंडे को आग ना लगे। अब दूसरा फैक्ट आप देखेंगे, जब सीन हो रहा होता है दोस्ती सॉन्ग का, उस समय आप देखेंगे भीम और राम दोनों की ही नजरें किसी न किसी को ढूंढ रही हैं। अब राम ढूंढ रहे हैं लच्चू को और भीम ढूंढ रहे हैं मल्ली को। और आप ये देखिए कि इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता है, यानी कि राम को पता है कि मल्ली कहाँ है और भीम को पता है कि लच्चू कहाँ है, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अब लास्ट में जाकर ये दोनों जिसे ढूंढ रहे होते हैं उससे मिल तो जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब राम को लच्चू मिल जाता है वो उसे खूब मारते हैं। उसी बीच में उनके हाथ में जो लॉकेट है वो गिर जाता है टूटकर। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बस करो, और कितना मारोगे अपनों को। इसके बाद जब भीम शेर के साथ मिलकर कुछ करने वाले होते हैं तो दोस्ती सॉन्ग के बीच में हमें दिखाया जाता है कि कैसे भीम मीट का टुकड़ा लेकर शेर के लिए जा रहे होते हैं। अब भाई शेर को ऐसे ही थोड़ी ना कोई मीट का टुकड़ा खिलाता है। और इसके बाद जो होता है उसके लिए हमें राजमौली सर की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने रियलिटी को ध्यान में रखकर ये पूरा सीन क्रिएट किया है। आप देखेंगे कि भीम के एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में कुछ बंधा हुआ है। अब भाई शेर के सामने जा रहे हैं तो शेर को थोड़ी ना पता है कि कौन अपना है कौन पराया, इसलिए फुल सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। फिल्म के कुछ सीन्स में आप देखेंगे कि जिस सीन में ब्रिटिशर्स को दिखाया गया है उन ऑफिसर्स के पास 8x स्कोप नाम की राइफल है। अब जो लोग पबजी खेलते होंगे उन्हें इसके बारे में पता होगा। अब जहाँ तक मुझे पता है कि ये 8x राइफल सबसे पहले 1941 के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज हुई थी और ये कहानी है 1920 की। तो जी हाँ, मेकर्स की यहाँ पर चूक हुई है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये राइफल उस समय पाई ही नहीं जाती थी।
आप इस फिल्म में इंडियन जवानों का शोषण होते भी देखेंगे कि कैसे इंडियंस को ले तो लिया जाता था आर्मी में, लेकिन उन्हें युद्ध के दौरान या फिर किसी भी लड़ाई के दौरान सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता था और ब्रिटिशर्स होते थे सबसे लास्ट में। यानी कि गोली आएगी भी या फिर कोई लड़ाई होएगी भी, कोई चोट लगेगी भी, तो वो सबसे पहले इंडियंस ही झेलेंगे। ये सब आपने इस फिल्म में भरपूर देखा होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब आपने शायद ये भी गौर नहीं किया होगा कि भीम जो भी बाइक यूज करते हैं वो हमेशा अलग मॉडल की और अलग नंबर्स के साथ होते हैं। तो भीम के पास अपनी कोई बाइक नहीं है, उनकी दुकान पे जो रिपेयर होने के लिए बाइक आती हैं वो उन्हीं का यूज कर लेते हैं उसे रिटर्न करने से पहले। अब आप इस फिल्म में एक और सीन देखेंगे, स्टार्टिंग में ही शायद ये दिखाया जाता है कि भीम अपने ऊपर खून डाल रहे होते हैं और ऐसा ही कुछ सीन बाहुबली में भी दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि बाहुबली में असली खून यूज किया गया था। इस फिल्म में वो जो खून जैसा कुछ दिख रहा है वो बहुत ही थिक विस्कोसिटी का लिक्विड है और वो पर्पल कलर का लिक्विड है। वो ना ही कोई खून है और ना ही कुछ और, वो किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जो कि भीम यूज करने वाले हैं शेर को अपने कब्जे में करने के लिए। इन सब के अलावा आरआरआर में आपने देखा था कि कैसे इन एक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स बहुत ही ज्यादा मायने रख रही थी उस दौर के हिसाब से और इस फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था उनका। अब आप देखिए, ये तो बात हो गई आरआरआर फिल्म की, बात करते हैं R4 फिल्म की। तो R4 में भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम कुचिपुड़ी कृष्णा ही कर सकते हैं, जिन्होंने R3 में भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। उसके अलावा डिजाइनर ईका लखानी का भी नाम सामने आ रहा है, जिसने संजू फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी और अलग अलग दौर में संजय बाबा के कॉस्ट्यूम्स दिखाए गए थे, तो वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। अब देखते हैं कि मेकर्स किसे चूज करते हैं एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर फिल्म R4 में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। आई भारत के हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म RRR पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों, 1934 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना, उस समय ब्रिटिश सरकार पहले से ही ₹1 का नोट छाप रही थी। अगर रिजर्व बैंक को भी इसे छापने का अख्तियार दे दिया जाता तो 2 किस्म के नोट बाजार में आ जाते। इस विसंगति से बचने के लिए ₹1 के नोट की छपाई सरकार के पास ही रहने दी गई। तो क्या इससे विसंगति दूर हो गई? दरअसल इस कदम ने विसंगति को स्थायी बना दिया। इसी विसंगति ने गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में एक नए संप्रदाय को जन्म दिया है। यहाँ से हम इस रिपोर्ट के उस हिस्से में घुस रहे हैं जहाँ आप सबका कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लेस एक दार्शनिक और राजनीतिक गुत्थी से पड़ने वाला है। थोड़ी देर के लिए दिमाग को यहाँ आप जमा लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1930 में महात्मा गांधी व इरविन के बीच हुई गोलमेज समझौते में आदिवासियों के लिए अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया का उल्लेख किया गया था। टेटिया कांजी आदिवासियों के नेता थे। उनका दावा था कि महारानी विक्टोरिया ने ही आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक सौंप दिया था। ऐसे में आदिवासी जब इस देश के मालिक है तो कोई सरकार उनको कैसे आदेश या निर्देश दे सकती है? तो जब हम खेड़ाम्बा पहुंचे, उस समय सूरज ढलने में बामुश्किल आधा घंटा बचा होगा। राय सिंह भाई अपने खेत में पानी लगा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो बिना यूनिफॉर्म पहने अपनी बात नहीं करना चाहते। ऐसे में हम उनके काम खत्म होने का इंतजार करते रहे। करीब 1 आधे घंटे बाद हम उनके घर, नर्मदा जिले में एक तालुका है डेडियापाड़ा, इसमें एक गांव पड़ता है खोड़ाम्बा। प्रशासन की फाइलों में ये गांव शेडो जोन का हिस्सा है। शेडो जोन माने नर्मदा जिले के वो 103 पोलिंग बूथ जहां मोबाइल कनेक्टिविटी या तो पूरी तरह से नदारद है या फिर बहुत बाधित है। यहाँ पर पोलिंग पार्टी अपने साथ संचार के दूसरे इंतजाम रखती है ताकि विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा बलों को मदद के लिए बुलाया जा सके। 2012 के विधानसभा चुनाव में डेडियापाड़ा सीट से बीजेपी के मोतीलाल वसावा चुनाव जीतकर आए थे। खेड़ाम्बा उनका पैतृक गांव है। गांव में घुसते ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है, पूरा गांव बीजेपी के झंडे से पटा पड़ा है। मोतीलाल वसावा इस चुनाव में फिर से बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसे इस छोटे से गांव का कोई आदमी अगर जनता का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचता है तो ये लोकतंत्र में आस्था मजबूत करने वाला तथ्य होना चाहिए। इसी गांव के एक कोने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक काउंटर
नैरेटिव भी है। इस चुनावी माहौल में ऐसे भी दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र एक आलाप पर नहीं चलता, पर थे जहां आस पड़ोस के 15-20 दूसरे लोग भी जुटे हुए थे। वो घर के भीतर गए, धोती और गुलाबी रंग का कुर्ता पहनकर बाहर निकले। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, यही हम आदिवासियों की यूनिफॉर्म है, धोती और कुर्ता। अंदर से वो अपने साथ 2 थैलियां भी लाए थे जिनमें कई दस्तावेज थे। उन्होंने सबसे पहले हरी थैली में से 1 रुपए का लैमिनेटेड नोट निकाला और कहना शुरू किया। राय सिंह 4वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो एक कुशल वकील की भूमिका में आ चुके थे। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क समझना चाहते हैं? इस कागज से आपको ये समझ में आएगा। आपने 1 का नोट गौर से देखा है, सिर्फ ये ऐसा नोट है जिसमें सबसे ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, बाकी सभी नोटों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये 1 रुपए का नोट ही असल करेंसी है, इस पर कहीं भी रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं लिखी हुई है। रिजर्व बैंक जो दूसरे नोट पर गारंटी लिखता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, वो कहीं से इस गारंटी को हासिल करता है, तभी तो हमें देता है। ये जो भारत की केंद्र सरकार है, ये इस नोट की तरह करार पर चलने वाली सरकार है। इसीलिए हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं। उन्होंने 2004 के अखबार की कतरन निकाली जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी का बयान दर्ज था। ये 2004 लोकसभा चुनाव के बाद की खबर थी। अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड के किसी सरकारी स्कूल के दौरे पर थे। उन्होंने स्कूल को 100 रुपए का अनुदान देते हुए कहा था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और हाल ही में उनकी नौकरी छूट गई है। राय सिंह भाई अखबार की कतरन को समेटकर पन्नी में रख देते हैं और बोलना शुरू करते हैं, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि उसकी नौकरी छूट गई है, माने वो नौकर था। आज मोदी भी यही कहता है कि वो प्रधान सेवक है, माने ये जितने भी लोग हैं चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक ये सब भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं। मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा माल खजाना उनकी पहुंच में है। वो चाहे तो पूरा माल हड़प सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह हर महीने तनख्वाह मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार नहीं है तो सरकार कौन है? वो सरकार है कुंवर केशरी सिंह जी, वही असली सरकार है। राय सिंह भाई जिन कुंवर केशरी सिंह का जिक्र कर रहे थे, उन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जिले में देवता की तरह पूजा जाता है। उनके नाम के आगे तरह तरह की उपमाएं लगाई जाती है, मसलन एंटी क्राइस्ट, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ऑनर ऑफ इंडिया। उनके बारे में उनकी अनुयायी बहुत कुछ नहीं बताते सिवाय इसके कि उनके बारे में सभी जानकारी आपको ब्रिटिश हाई मशीन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मिल जाएगी। सतीपति आदिवासी समाज के लोग अपने को असली भारत सरकार का कुटुंब मानते हैं। उनका कहना है कि वो ही इस धरती के असली मालिक है। इसके पक्ष में वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1921 के पेज नंबर 221 को संदर्भ के तौर पर पेश करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों के अनुसार अंग्रेजों ने 1870 में उनकी जमीन 99 साल के लिए लीज पर ली थी। ये लीज 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गई थी। इसके बाद लीज के इस करार को आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में इस देश के आदिवासी जो कि इस जमीन के असल मालिक है, उनका इस देश की जमीन पर अपने आप मालिकाना हक कायम हो गया। जमीन पर अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए राय सिंह भाई का हाथ एक बार फिर से थैली में घुस जाता है। वो अखबार की एक कटिंग निकालते हैं। इस पर जस्टिस काटजू का एक बयान दर्ज है कि 90% से ज्यादा भारतीय विदेशी मूल के हैं। राय सिंह भाई कहते हैं, बेहरहाल इंटरनेट पर जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके हिसाब से कुंवर केशरी सिंह का जन्म गुजरात के टापी जिले के गांव कटासवान में हुआ। उनकी मां का नाम जमाना और पिता का नाम टेटिया कांजी था। उनके अनुयायी बताते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी थी और बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ उनके क्लासमेट थे। ये सूचना गलत है क्योंकि उनके अनुयायी का दावा है कि केशरी सिंह ने 1930 में अपनी पढ़ाई खत्म की। उस समय तक सयाजीराव का बड़ौदा पर राज करते हुए 55 साल का वक्त गुजर चुका था। 16 जुलाई 1997 को आउटलुक मैगजीन में छपे लेख के अनुसार कुंवर केशरी सिंह की पढ़ाई BA तक हुई थी।
तमाम विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि केशरी सिंह आदिवासियों को एक सांप्रदायिक सतीपति के प्रवर्तक हैं। उनके अनुयायी उन्हें भारत की असली सरकार, भारत के खजाने का मालिक मानते हैं। सतीपति संप्रदाय के लोग किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते। ये लोग अभिवादन के लिए स्वकृता पितु की जय का इस्तेमाल करते हैं। पहचान के लिए किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग ना तो वोट डालते हैं और ना ही किसी किस्म की सरकारी योजना का हिस्सा बनते हैं। ये लोग खुद को भारत के किसी भी कानून का हिस्सा नहीं मानते। बस एक आभासी सरकार है जो इन्हें आपस में जोड़े हुए है। जब राय सिंह भाई से पूछा गया कि वो अपने को किसी भी कानून से अलग क्यों मानते हैं, उनका हाथ एक बार फिर से हरी थैली के भीतर चला गया। उन्होंने एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर निकाला और आगे बढ़ा दिया। उनकी जिद थी कि इसके हर एक हर्फ को पढ़ा जाए। पूरे पढ़े जाने के बाद उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया और रोशनी के सामने इस अंदाज में फैलाया जैसे कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रोशनी पड़ते ही एक वाटरमार्क उभर आया जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। अब राय सिंह भाई ने इस तथ्य की व्याख्या करनी शुरू। हम लोग उस भारत सरकार को मानते हैं जो कि नॉन जुडिशियल है। नॉन मतलब नहीं और जुडिशियल माने कानून। मतलब कि असल भारत सरकार इंसान के बनाए कानून पर नहीं चलती। ऐसे में इंसान के बनाए कोई भी नियम हम पर लागू नहीं होते। देखो, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके बीच का आदमी कह रहा है। आदिवासी ही जमीन का मूल बीज है, वो ही धरती के असली मालिक है। बाकी के लोग वो तो विदेशी। 28 अगस्त 2013 को छपी एक खबर इस बात की तस्दीक भी करती है। खबर के मुताबिक मुंबई में 32 साल के एक शख्स कैलाश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। वो विरार से चर्चगेट जाने वाली लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट की यात्रा कर रही थी। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने पीले रंग का एक परिचय पत्र दिखाया। ये एससी भारत सरकार का परिचय पत्र था जिस पर कुंवर केशरी सिंह की तस्वीर छपी हुई थी। आदिवासी समाज से आने वाले कैलाश का कहना था कि वो भारत के असली मालिक है और उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनके इसी रवैये के चलते उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ उन्हें 1000 का फाइन करने के बाद छोड़ दिया गया। तो भारत आदिवासी लोगों का है या आदिवासी भारत के पहले हकदार है? टेटिया कांजी की इसी कहानी को RRR 2 के मेकर्स अपनी फिल्म की कहानी का हिस्सा बना सकते हैं क्योंकि कई बार मानसिक लड़ाई झगड़े फिजिकल लड़ाई झगड़े से कई ज्यादा मायने रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के गांव में 27 फरवरी 1882 को हुआ था। विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्रवादी सोच विकसित हो गई थी। जब वो इंदौर में थे तब उनकी मुलाकात क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल से हुई। सान्याल ने उनके अंदर देशभक्ति देखी और जल्द ही विजय सिंह उनके क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बन गए। इसके बाद वो सचिंद्र सान्याल के जरिए एक और क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के संपर्क में आए। उन दिनों रासबिहारी बोस की अभिनव भारत समिति देश में क्रांति की तैयारी में थी। विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को उनके बारे में पता चल गया, इसलिए क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ा। बहुतों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि विजय सिंह पथिक का असली नाम भूप सिंह राठी था। दरअसल लाहौर असेंबली बम कांड में उनका भी नाम सामने आया था, इसलिए अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम भूप सिंह राठी से विजय सिंह पथिक कर लिया था। उन्होंने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि अपनी पूरी वेशभूषा भी बदल डाली और राजस्थान में मेवाड़ियों की तरह रहने लगे। इस दौरान उन्होंने वीर भारत सभा नाम के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में अपनी भागीदारी दी। बिचौलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के किसानों द्वारा साल 1897 में किया गया था। यह आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान यानी कर लगाने का विरोध था। यह आंदोलन बिचौलिया जागीर से लेकर आसपास की जागीरों तक भी फैला था। इस आंदोलन को कई खास लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें विजय सिंह पथिक भी शामिल थे। जैसे ही विजय सिंह को इस आंदोलन के बारे में पता चला, वो बिना समय गवाए उस आंदोलन में कूद पड़े। इस बीच उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की और गांव-गांव पहुंचकर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता की भी शुरुआत कर दी। उन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन की जानकारी देश में फैलाई और चर्चा का विषय बनाया। ये विजय सिंह पथिक ही थे जिनके प्रयासों की वजह से इस आंदोलन ने एक क्रांति का रूप ले लिया।
इसके बाद लोकमान्य तिलक ने किसानों की मांग पूरी करवाने के लिए महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। विजय सिंह से धीरे धीरे देश के क्रांतिकारी और नेता प्रभावित हो रहे थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। जब मुंबई में महात्मा गांधी ने एक सभा का आयोजन किया तो उन्होंने विजय सिंह को इसमें आने के लिए आमंत्रित किया था। सभा में एक फैसला लिया गया कि राजस्थान के लोगों को जागरूक करने के लिए वर्धा से एक समाचार पत्र निकाला जाए। इसकी जिम्मेदारी विजय सिंह को ही सौंपी गई और वो वर्धा के लिए रवाना हो गए। विजय सिंह ने अपनी पत्रकारिता के जरिए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और बिजौलिया आंदोलन को जन क्रांति का रूप दे दिया था। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े और किसानों की कई मांगों को पूरा भी किया गया। किसानों पर लगाए गए कर हटा दिए गए। 28 मई 1954 में विजय सिंह पथिक ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन आज भी वो भारतीयों के दिलों में जिंदा है। और ऐसे ही एक स्वतंत्र सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस.एस. राजमौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया जाने वाला है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपको एक खास खबर तो सुना जाऊं। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, तो बस आपकी तलाश खत्म होती है। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपने, जॉब लिंक पर क्लिक करना और उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना है। इतिहासकारों के मुताबिक बाजी राउत स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वाले सबसे कम उम्र के शहीद थे। उनका जन्म ओडिशा के ढेंकनाल में 1926 एक नाविक परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता ने ही इन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। रोजी रोटी के लिए वो आसपास के घरों में काम करती या फिर खेतों में मजदूरी करती थी। बेटा जब थोड़ा सयाना हुआ तो वो भी नाव चलाने लगा। उन दिनों प्रदेश के राजा के प्रति जनता में बहुत आक्रोश था। वो उन्हें ऐसे वैसे फालतू के कर लगा पर परेशान करता था। शंकर प्रताप सिंह देव नामक ये राजा आए दिन लोगों को परेशान करने चला आता था। उसी समय में एक क्रांतिकारी हुआ करते थे जिनका नाम वैष्णव चरण पटनायक था। प्यार से इन्हें लोग वीर वैष्णव कहते थे। इन्होंने एक प्रजा मंडल नाम का एक दल बना रखा था। अपने इस दल के जरिए वो आजादी और बगावत की लहर को दूर दूर तक फैलाते थे। इस दल में बच्चों को भी शामिल किया गया था। बच्चों की इस टुकड़ी को वानर सेना कहा जाता था। बाजी राउत भी इसका हिस्सा थे और वैष्णव क्रांतिकारी होने के साथ ही रेलवे में बतौर पेंटर का काम भी करते थे और वो पूरे प्रदेश में सफर कर आजादी के लिए लोगों को आगे जाने के लिए प्रेरित करते थे। जब ढेंकनाल में बगावत के सुर ऊंचे होने लगे तो राजा शंकर प्रताप सिंह देव ने अंग्रेजों और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने 250 ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी क्रांतिकारी की खोज में लगा दी। वो ढेंकनाल भी पहुंचे। यहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें मारा भी। अंग्रेजों को कहीं से पता चला कि वीर वैष्णव भुवन गांव में छिपे हुए हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने तुरंत दबिश दी, लेकिन वीर वैष्णव वहां से भागने में कामयाब रहे। सैनिकों ने गांव वालों को खूब टॉर्चर किया, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। इसी बीच सैनिकों को पता चला कि वीर वैष्णव ब्राह्मणी नदी के पार भाग गए हैं। उनका पीछा करते हुए वो नीलकंठपुर घाट पर पहुंचे। 10 अक्टूबर 1938 का दिन था और इस दिन रात को पहरा देने की बारी बाजी राउत की थी। अंग्रेजी सैनिकों ने उनसे नदी पार करवाने को कहा, लेकिन बाजी राउत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बार बार आदेश देने के बाद जब राजी नहीं हुए बाजी राउत, तो उन्हें अंग्रेजों ने बंदूक के बट से मारना शुरू कर दिया। वो घायल अवस्था में चिल्लाने लगे ताकि गांव वालों को पता चल जाए, लेकिन जब तक गांव वाले आते अनहोनी हो चुकी थी। क्रूर अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी। वो शहीद हो गए। गोली की आवाज सुन तेजी से गांव वाले आए। वो बहुत ही गुस्से में थे। उन्हें आता देख अंग्रेज बाजी राउत की नाव लेकर भाग खड़े हुए। वीर वैष्णव उनके शव को ट्रेन से कटक ले गए और उनकी शव यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। छोटी सी उम्र में देश के लिए जान देने वाले इस वीर बालक की शव यात्रा सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। और ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस.एस. राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया जाएगा। का क्या है उद्देश्य, किस नीति से हुई हार,
नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। सबसे छिपते छिपाते बिना किसी हल्लेबाजी के गाँव में पहली बार एक मुखिया चुना गया और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अब से सबके घरों के अनाज और अन्न की देखरेख के हिसाब रखेगा। इस तरह से सबको मिलजुल कर रहने से कम कोई भूखा तो नहीं सोएगा। लेकिन जैसे कि हर लंका का एक भेदी होता है, वैसे है राजू का भी एक दुश्मन। लेकिन कौन है ये बात राजू को भी नहीं पता। राजू शहर किसी काम से गया था। वहां जाकर पता चला कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को राजू के गांव भेजा जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों से टैक्सेस की राशि अंग्रेज राज घराना तक नहीं पहुंचाई गई है। अब राजू को सब गांव वालों को आगाह करने के लिए उनसे पहले गांव पहुंचना होगा। गांव वाले भोले हैं, डर के मारे वो एक सांस में सब उगल कर रख देंगे और यही राजू नहीं चाहता कि ये जो बदलाव शुरू हुआ है वो किसी भी कारण से बंद हो। उसके इस नए आंदोलन में उसके साथ कई लोग हैं, लेकिन उसकी एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका दोस्त कुमाराम भीम, जो कि एक गौंड ट्राइबल लीडर है। वही असल में अपनी पहचान सबसे छिपाकर ये सब आंदोलन में एक बहुत बड़ा फोर्स बना हुआ है। अगर उसके यहाँ होने की खबर लोगों को लग जाती तो अंग्रेज उसे जेल में बंद करवा देते। वहीं दूसरी तरफ राजू ने अंग्रेज की आर्मी ज्वाइन करके उसका भरोसा भी जीत लिया है ताकि उन्हें कोई शक ना हो और गांव पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसी और अफसर के बजाय उसे ही मिले। दोनों दोस्त अपनी जमीन को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए कठिन प्रयास करते नजर आ रहे हैं। राजू और भीम दोनों ने ये डिसाइड करा है कि उन्हें गांव के जमीन के कागज पहले दफ्तर से ढूंढ निकालने होंगे क्योंकि उन्हीं पेपर्स के अकॉर्डिंग भारत के इस हिस्से पर अभी भी अंग्रेजों का राज हो रहा है। भारत में रेवोल्यूशन अब तक बहुत तेज हो चुका था। सब अंग्रेज के खिलाफ होने लगे हैं और ये समझने लगे थे कि कैसे इन अंग्रेजों ने तोड़ो और राज करो की कूटनीति अपनाई थी। एक बार अगर जमीन के कागज मिल जाएं, तो खुली तरह से इन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जा सकती है। उनके खिलाफ जंग का ऐलान और उसकी तैयारी की जा सकती है। लेकिन उसके पहले तक किसी को भी ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि किसी भी तरह से आंदोलन की तैयारी हो रही है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पेपर्स में ये लिखा गया था कि इस गांव के लोग अपनी मर्जी से अंग्रेजों के रूलिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है, लेकिन ये सब तो कागजी बातें थी। सच तो सब गांव वालों को पता था कि कैसे उनकी जमीन जबरदस्ती अपने नाम करके उसे अपने मन माफिक कर लिया जाता था और उनसे दिन भर बिना रकम के मजदूरी कराई जाती थी। और हद तो तब हो गई जब वो बच्चों को भी बाल मजदूरी में धकेलने लगे। उनसे भी उनके पैलेस में जबरदस्ती काम कराया जाने लगा था। अभी बहुत कुछ है जो राजू और भीम को मिलकर बदलना है। वो लोग ये सब कैसे करते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अंग्रेज की कौन से किस्से याद हैं या पता हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। साल 1882 में ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत स्थानीय आदिवासी समुदाय के जंगल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आमतौर पर ये लोग जंगल जलाकर जमीन को खाली करते और उसी की राख में खेती करते थे। खेती की इस पारंपरिक प्रणाली को पांडु फार्मिंग कहा जाता था। मगर ब्रिटिश लोग जंगल को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे में जंगलों को जलाया जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। नतीजन 1882 में लोगों को रोकने के लिए वो एक्ट पास कराया गया। इस घटना के ठीक 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में वेंकट रामाराजू और सूर्य नारायणा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू को 1922 से शुरू होकर 1924 तक चले रामपा विद्रोह का नेतृत्व कराने के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के हाथों पास हुए इस एक्ट के प्रति लोकल लोगों में बहुत गुस्सा था, मगर उनके हालात ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे में 25 साल के सीताराम राजू ने उन लोगों को साथ लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। 1922 में शुरू हुई इस लड़ाई को रामपा विद्रोह कहा गया।
सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे, उनके हथियार और गोला बारूद भी लूटे। ब्रिटिश पुलिस फोर्स की जो भी टीम उन्हें पकड़ने के लिए भेजी जाती वो उसे मार देते थे। हालांकि इतनी भागम भाग के बाद 7 मई 1924 को ब्रिटिश फोर्स ने चिंतपल्ली के जंगलों में सीताराम राजू को घेर लिया। वो सीताराम राजू की मौत को क्रांतिकारियों के बीच कड़ा संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि कोई ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। सीताराम राजू को पकड़कर पास के कयूरी गांव में ले जाया गया। उन्हें पेड़ों से बांधा गया और लोगों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिबेलियन को कुचलने में ब्रिटिश को 2 साल का समय लगा और उसके लिए तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च करने पड़े। ये चीज़ खुद इस विद्रोह की सफलता की तस्दीक करती है। कोमाराम भीम का जन्म तेलंगाना में अलीदाबाद जिले के सलंकप्पी गांव में हुआ था। जन्म की तारीख 22 अक्टूबर 1900 बताई जाती है, मगर साल को लेकर कंफ्यूजन रहता है। भीम का बचपन बड़ी दिक्कत में गुजरा। उन्हें किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, पुलिस से लेकर व्यापारियों और जमींदारियों के हाथ होता शोषण भी देखा, जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष किया। गांव के लोग जंगलों में खेती से जो भी फसल उगाते उसे निजाम के लोग छीन कर ले जाते थे, ये कहकर कि जिस जमीन पर फसल उगी है वो उन लोगों की नहीं है। इन पीड़ित आदिवासियों के खिलाफ जब भीम के पिता ने आवाज उठाई तो उन्हें जान से मार दिया गया। एक बार फसल की कटाई चल रही थी, तभी वहां पटवारी लक्ष्मण राव और निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी आए। उन्होंने गोंड लोगों से टैक्स भरने को कहा, गाली गलौज की ओर परेशान करने लगे। बात बढ़ती गई और कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी की हत्या हो गई। जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। वहां अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिखना सीखा। जब प्रेस बंद हुआ तो असम के चाय बागानों में काम करने लगे। वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठाई तो जेल में डाल दिए गए। 4 दिन बाद जेल से छूटे और जोड़े घाट आ गए। भीम ने यहाँ आकर आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट किया। 1928 से लेकर 1940 तक वो निजाम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि कोमाराम भीम निजाम से मिलकर आदिवासियों की समस्या पर चर्चा करना चाहते थे, मगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। इस चीज से नाराज भीम ने अपनी गुरिल्ला आर्मी जमा की और निजाम के लिए काम करने वाले जमींदारों को मारना शुरू किया। जब निजाम को लगा कि भीम के नेतृत्व में ये विद्रोह और बढ़ रहा है तो उन्होंने बातचीत करने के लिए कलेक्टर भेजा। निजाम का ऑफर था कि सभी किसानों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कोमाराम भीम को भी कुछ जमीन दी जाएगी, मगर भीम ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। फाइनली भीम और उनकी आर्मी से निपटने के लिए निजाम ने अपने 300 सैनिक जोड़े घाट भेजे। इन सैनिकों से लड़ते हुए कोमाराम भीम और उनकी आर्मी सितंबर 1940 में शहीद हो गई। आपको बता दें कि ये तो थी फिल्म RRR की असली कहानी। राजामौली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी क्रांति और विद्रोह की कहानी सबको पता है, मगर जब ये दोनों क्रांतिकारी कुछ समय के लिए घर से दूर रहे, उस दौरान उनके साथ जो जो हुआ इस बारे में कोई डिटेल्स या रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। राजामौली इसी ब्लाइंडेड स्पॉट को सिनेमाई चश्मे से देखना चाहते थे। क्या होता अगर इस वनवास के दौरान इन दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती, ये लोग एक दूसरे को इंस्पायर करना शुरू कर देते। ये फिल्म इसी फिक्शनल जोन को एक्सप्लोर करती है। RRR का फुल फॉर्म हुआ राइज रोड रिवॉल्ट। हिंदी में बोले तो उठो, गरजो और विद्रोह करो। साथ ही इस फिल्म से जुड़े 3 लोगों का नाम भी R से ही शुरू होता है, राजामौली, रामचरण और नंदमुरी तारक रामा राव, यानी NTR जूनियर। ये फिल्म 2 ऐतिहासिक किरदारों के बारे में है। ये 2 लोग हैं अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। ये लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से आने वाले रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर्स थे, मगर इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो पूरी तरह से फिक्शनल है, असली लोगों की फिक्शनल कहानी। और अब ये कहा जा रहा है कि RRR फिल्म की कहानी भी इसी को आगे बढ़ाकर होगी। अल्लूरी को गांव में जाने के बाद ना वापस से ब्रिटिश सरकार के काम धंधे में किसी न किसी तरह से शामिल होना था, ताकि वो चल रही गतिविधियों के बारे में पता लगा सके, जिसके लिए ना इनका हैदराबाद जाना काफी जरूरी था, जहाँ निजाम का शासक था, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश अफसरों का आना जाना लगा रहता था। तो राम भीम के लिए छुपने के लिए ना उससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन वहाँ राम और भीम अल्लूरी को गांव में छोड़कर जाना चाहते थे।
लेकिन अलूरी के जिद करने पर तीनों एक साथ हैदराबाद के लिए रवाना हुए। वो हैदराबाद के लिए चल दिए। हैदराबाद के पास पहुंचकर वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भीम ने कहा, मैं असलम नाम से निजाम के यहाँ रसोई का काम मांग लूंगा। राम ने कहा, मैं वहाँ के सैन्य मंत्री आयुब बनकर जा रहा हूँ। पर तुम अलूरी, तुम कैसे महल में प्रवेश करोगी? सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक नीम के पेड़ पर छिपा देते हैं और वेश बदल कर हैदराबाद निजाम की हवेली में प्रवेश करते हैं। मीर निजाम के यहाँ राम और भीम को काम मिल गया, लेकिन अलूरी को अभी भी काम नहीं मिला था। तभी निजाम के सैनिकों ने अलूरी को महल के आसपास यातायात में बाधा उत्पन्न करते हुए देखा, तो उसे पकड़कर सैनिकों ने रानी की सुरक्षा करने वाली सेविकाओं के हवाले कर दिया। सेविकाएं उसे लेकर दूसरी बेगम हुसैनी के पास ले गईं। बेगम निजाम की दूसरी रानी है, जो कम खूबसूरत थी। अलूरी के रूप पर मुग्ध हो गई। रानी ने पूछा, कौन हो तुम? तब आजम कहती है, मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों बुलाया? रानी उसके इस तरह से बात करने से भड़क जाती है। फिर आजम कहती है कि यदि मेरे शौहर आसपास होते तो मुझे पकड़ने के बजाय वो तुम्हारे सैनिकों की हत्या कर देते। तुम उनके पराक्रम को नहीं जानती हो। इस तरह रानी से उसका वाद विवाद होता है। अंत में रानी समझ जाती है कि ये कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, हमारे काम की हो सकती है ये। वो पूछती है कि घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ किसी संबंधी के पास आई हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? ये सुनकर आजम उदास होकर कहती है कि मेरे पति विदेश गए हैं। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मेरे अब्बा ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने प्रेम विवाह किया था। अब मेरा कोई घर बार नहीं है और मैं असुरक्षित हूँ। रानी ने कहा कि तुम्हारे ससुर का नाम बताओ और तुम्हारे शौहर ने लौटकर तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? आजम कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यदि मेरे पति ने लौटकर भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपको उनके अब्बू का नाम और गांव सब कुछ बता दूंगी। बेगम को आजम पर विश्वास हो गया। उसने कहा कि क्या तुम सचमुच ही सुंदर बनाना जानती हो? तुमने तो खुद अपना कोई साज श्रृंगार नहीं कर रखा, कौन कहेगा कि तुम्हें ये सब आता है? आजम ने कहा, मैं अपना श्रृंगार केवल अपने पति के लिए करती हूँ बेगम। वो लौट आएंगे और मुझसे प्रश्न होंगे तो मैं उनको रिझाने के लिए श्रृंगार भी करूंगी। फिर बेगम बोली, बातें तो बहुत लुभावनी कर लेती हो, किंतु अपनी बात का प्रमाण दो तो जानूं। ये सुनकर आजम ने अपनी कला का प्रदर्शन करके बेगम को अचंभित कर दिया। रोजाना से बेगम ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो उनके यहाँ उनकी दासी के रूप में नियुक्त हो गई। इसी तरह राम भीम ने भी अपने अपने तरीके से राजमहल में अपना स्थान बना लिया। लेकिन एक दिन वहाँ मीर निजाम का साला अश्वर खां अपनी बहन हुसैनी से भेंट करने आया। जब उसकी नजर अलूरी पर पड़ी तो वो उत्तेजित हो उठा तथा आजम उर्फ अलूरी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। ये बात आजम ने राम उर्फ आयुब को बताई तो आयुब बोले, तुम खान साहब को आधी रात को नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो, वहाँ पर मैं तुम्हारे स्थान पर जाकर उसको देख लूंगा। राम ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन पूरे महल में खबर फैल गई कि आजम की खूबसूरती में अश्वर खान ने अपनी जान दे दी, जिसकी खबर गवर्नर तक पहुँच गई। गवर्नर ने निजाम को कहा, उस खूबसूरत दासी को जरा हेड ऑफिस में भेजो, हम भी तो देखें कितनी खूबसूरत है। जिसकी बात सुनकर भीम और राम चिंता में आ गए। वो हेड ऑफिस जाना तो चाहते थे, लेकिन सब साथ। इसलिए राम ने बेगम के कान भरने शुरू कर दिए कि ये आपकी खास दासी है, अगर गवर्नर ने इसे कुछ कर दिया तो, इसलिए आप इसके साथ कुछ सैनिक भी भेज दीजिए। जिस पर बेगम ने भी हामी भर दी और कहा कि तुम आजम को गवर्नर तक पहुंचा दो। लेकिन भीम अभी भी महल में ही है। राम भीम को महल में किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए छोड़ गया था, लेकिन क्या है वो खास मकसद जिसके लिए भीम महल में ही रहा? हमारे देश को आजादी दिलाने में कई ऐसे सेनानियों का नाम आता है जिनको इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली और बस वो एक याद बनकर रह गए। उनमें से एक खुदीराम बोस भी थे। खुदीराम बचपन से ही ऐसे ऐसे कारनामे किया करते थे कि लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे। जब साल 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा था, उसमें भी खुदीराम ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। जब खुदीराम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब देश को आजाद करवा कर ही रहेंगे, तो वो अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और कोलकाता के बरिंद्र कुमार घोष के नेटवर्क में आ गए। वो एक दिन जब किंग्सफोर्ड कोर्ट से वापस आ रहे थे, तब प्रफुल्ल और खुदीराम को ये खबर मिली थी कि किस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ था। उसी गाड़ी पर उन्होंने बॉम्ब को फेंक दिया,
लेकिन किंग्सफोर्ड की किस्मत अच्छी थी कि वो गाड़ी में नहीं था जिस गाड़ी में बॉम्ब फेंका गया था। उसी गाड़ी में तो ब्रिटिश की 2 लेडीज बैठी थी जिनकी मौत तुरंत वही हो गई। प्रफुल्ल और खुदीराम को इसके लिए अरेस्ट करने का वारंट जारी हुआ था, लेकिन अपने काम को अंजाम देते ही दोनों अलग अलग रास्ते से भाग निकले। खुदीराम चलते चलते 25 किलोमीटर दूर वाइनी नाम के स्टेशन पर आ पहुंचा था। जैसे ही वो एक चाय की स्टॉल पर जाकर पानी मांगा पीने के लिए, उसके सामने 2 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने खुदीराम की, जिस पर खुदीराम अपना बचाव करते हुए उसने अपने पास से बंदूक निकाल दिए। वो जैसे ही बंदूक चलाता है, दूसरे ऑफिसर ने खुदीराम को पीछे से पकड़ लिया। हाइट कम होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 30 रुपए नकद, 36 राउंड कारतूस, एक रेलवे का नक्शा और रेलवे का एक टाइम टेबल मिला। अब खुदीराम जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, तो उन्होंने चुपचाप सरेंडर कर दिया और तब से ये वाइनी स्टेशन का नाम पूसा पड़ गया। 1 मई साल 1908 को खुदीराम को मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन लाया गया था। वहां सिर्फ इस चीज के लिए भीड़ लगी थी कि लोगों को देखना था कि कौन है वो बच्चा जिसने ये करने मारी गई। 11 अगस्त साल 1908 को सुबह 6 बजे उनको फांसी दी गई थी, लेकिन जब उनकी फांसी के लिए उन्हें ले जाया गया था तब लोग उनके रास्ते में उनको फूल सजाने के लिए खड़े थे। जब उनको फांसी, ये कहानी हो सकती है दोस्तों RRR 2 की, जिसमें पूरी तरह से देश के प्रति प्यार और जज्बे को दिखाया जाएगा। भारत देश को आजादी दिलाने में कई ऐसे सेनानियों का नाम आता है जिनको इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली और बस वो एक याद बनकर रह गए। उनमें से एक खुदीराम बोस भी थे। खुदीराम बचपन से ही ऐसे ऐसे कारनामे किया करते थे कि लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे। जब साल 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा था, उसमें भी खुदीराम ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जब खुदीराम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब देश को आजाद करवा कर ही रहेंगे, तो वो अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और कोलकाता के बरिंद्र कुमार घोष के नेटवर्क में आ गए। वो जब एक दिन जब किंग्सफोर्ड कोर्ट से वापस आ रहे थे तब प्रफुल्ल और खुदीराम को ये खबर मिली थी कि किस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ था। उसी गाड़ी पर उन्होंने बॉम्ब को फेंक दिया, लेकिन किंग्सफोर्ड की किस्मत अच्छी थी कि वो गाड़ी में नहीं था जिस गाड़ी में बॉम्ब फेंका गया था। उसी गाड़ी में तो ब्रिटिश की 2 लेडीज बैठी थी जिनकी मौत तुरंत वही हो गई। प्रफुल्ल और खुदीराम को इसके लिए अरेस्ट करने का वारंट जारी हुआ था, लेकिन अपने काम को अंजाम देते ही दोनों अलग अलग रास्ते से भाग निकले। खुदीराम चलते चलते 25 किलोमीटर दूर वाइनी नाम के स्टेशन पर आ पहुंचा था। जैसे ही वो एक चाय की स्टॉल पर जाकर पानी मांगा पीने के लिए, उसके सामने 2 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने खुदीराम की, जिस पर खुदीराम अपना बचाव करते हुए उसने अपने पास से बंदूक निकाल दिए। वो जैसे ही बंदूक चलाता है, दूसरे ऑफिसर ने खुदीराम को पीछे से पकड़ लिया। हाइट कम होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 30 रुपए नकद, 36 राउंड कारतूस, एक रेलवे का नक्शा और रेलवे का एक टाइम टेबल मिला। अब खुदीराम जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, तो उन्होंने चुपचाप सरेंडर कर दिया और तब से ये वाइनी स्टेशन का नाम पूसा पड़ गया। 1 मई साल 1908 को खुदीराम को मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन लाया गया था। वहां सिर्फ इस चीज के लिए भीड़ लगी थी कि लोगों को देखना था कि कौन है वो बच्चा जिसने ये करने मारी गई। 11 अगस्त साल 1908 को सुबह 6 बजे उनको फांसी दी गई थी, लेकिन जब उनकी फांसी के लिए उन्हें ले जाया गया था तब लोग उनके रास्ते में उनको फूल सजाने के लिए खड़े थे। जब उनको फांसी, ये कहानी हो सकती है दोस्तों RRR 2 की, जिसमें पूरी तरह से देश के प्रति प्यार और जज्बे को दिखाया जाएगा। 1934 में जब रिजर्व बैंक एक्ट बना, उस समय ब्रिटिश सरकार पहले से ही 1 रुपए का नोट छाप रही थी। अगर रिजर्व बैंक को भी इसे छापने का अख्तियार दे दिया जाता तो 2 किस्म के नोट बाजार में आ जाते। इस विसंगति से बचने के लिए 1 रुपए के नोट की छपाई सरकार के पास ही रहने दी गई। तो क्या इससे विसंगति दूर हो गई? दरअसल इस कदम ने विसंगति को स्थायी बना दिया। इसी विसंगति ने गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में एक नए संप्रदाय को जन्म दिया है। यहाँ से हम इस रिपोर्ट के उस हिस्से में घुस रहे हैं दोस्तों, जहाँ आपका सबका कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लैस एक दार्शनिक और राजनीतिक गुत्थी से पाला पड़ने वाला है। थोड़ी देर के लिए दिमाग को यहाँ जमा लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1930 में महात्मा गांधी व इरविन के बीच हुए
गोलमेज समझौते में आदिवासियों के लिए अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया का उल्लेख किया गया था। टेटिया कांजी आदिवासियों के नेता थे। उनका दावा था कि महारानी विक्टोरिया ने ही आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक सौंप दिया था। ऐसे में आदिवासी जब इस देश के मालिक है तो कोई सरकार उनको कैसे आदेश और निर्देश दे सकती है। तो जब हम खेड़ा अम्बा पहुंचे उस समय सूरज ढलने में बमुश्किल आधा घंटा बचा होगा। राय सिंह भाई अपने खेत में पानी लगा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो बिना यूनिफॉर्म पहने अपनी बात नहीं कहना चाहते। ऐसे में हम उनके काम खत्म होने का इंतजार करते रहे। करीब एक आधे घंटे बाद हम उनके घर पर थे, जहां आस पड़ोस के 15-20 दूसरे लोग भी जुटे हुए थे। वो घर के भीतर गए, धोती और गुलाबी रंग का कुर्ता पहनकर बाहर निकले। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, यही हम आदिवासियों की यूनिफॉर्म है, धोती और कुर्ता। अंदर से वो अपने साथ 2 थैलियां भी लाए थे जिनमें कई दस्तावेज थे। उन्होंने सबसे पहले हरी थैली में से 1 रुपए का लैमिनेटेड नोट निकाला और कहना शुरू किया। राय सिंह 4वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो एक कुशल वकील की भूमिका में आ चुके थे। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क समझना चाहते हैं? इस कागज से आपको ये समझ में आ जाएगा। आपने 1 रुपए का नोट गौर से देखा है? सिर्फ ये एक ऐसा नोट है जिसमें सबसे ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, बाकी सभी नोटों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये 1 रुपए का नोट ही असल करेंसी है। इस पर कहीं भी रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं लिखी हुई है। रिजर्व बैंक जो दूसरे नोट पर गारंटी लिखता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, वो कहीं से इस गारंटी को हासिल करता है, तभी तो हमें देता है। ये जो भारत की केंद्र सरकार है, ये इस नोट की तरह करार पर चलने वाली सरकार है, इसलिए हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं। उन्होंने 2004 के अखबार की कतरन निकाली जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी का बयान दर्ज था। ये 2004 लोकसभा चुनाव के बाद की खबर थी। अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड के किसी सरकारी स्कूल के दौरे पर थे। उन्होंने स्कूल को 100 रुपए का अनुदान देते हुए कहा था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और हाल ही में उनकी नौकरी छूट गई है। राय सिंह भाई अखबार की कतरन को समेटकर पन्नी में रख देते हैं और बोलना शुरू करते हैं, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि उसकी नौकरी छूट गई है, माने वो नौकर था। आज मोदी भी यही कहता है कि वो प्रधान सेवक है। माने ये जितने भी लोग हैं, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये सब भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं। मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा माल खजाना उनकी पहुंच में। वो चाहे तो पूरा माल हड़प सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह हर महीने तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार नहीं है। तो सरकार कौन है? वो सरकार है कुंवर केशरी सिंह जी, वही असली सरकार है। राय सिंह भाई जिन कुंवर केशरी सिंह का जिक्र कर रहे थे, उन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जिलों में देवता की तरह पूजा जाता है। उनके नाम के आगे तरह तरह की उपमाएं लगाई जाती है, मसलन एंटी क्राइस्ट, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ऑनर ऑफ इंडिया। उनके बारे में उनके अनुयायी बहुत कुछ नहीं बताते, सिवाय इसके कि उनके बारे में सभी जानकारी आपको ब्रिटिश हाई कमीशन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। सतीपति यानी आदिवासी समाज के लोग अपने को असली भारत सरकार का कुटुंब मानते हैं। उनका कहना है कि वो ही इस धरती के असली मालिक है। इसके पक्ष में वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1921 के पेज नंबर 221 को संदर्भ के तौर पर पेश करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों के अनुसार अंग्रेजों ने 1870 में उनकी जमीन 99 इयर्स के लिए लीज पर ली थी। ये लीज 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गई थी। इसके बाद लीज के इस करार को आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में इस देश के आदिवासी जो कि जमीन के असल मालिक है, उनका इस देश की जमीन पर अपने आप मालिकाना हक कायम हो गया। जमीन पर अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए राय सिंह भाई का हाथ एक बार फिर से थैली में घुस जाता है। वो अखबार की एक कटिंग निकालते हैं। इस पर जस्टिस काटजू का एक बयान दर्ज है कि 90% से ज्यादा भारतीय विदेशी मूल के हैं। राय सिंह भाई कहते हैं, बहरहाल इंटरनेट पर जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके हिसाब से कुंवर केशरी सिंह का जन्म गुजरात के तापी जिले के गांव कटासवान में हुआ। उनकी मां का नाम जमाना और पिता का नाम टेटिया कांजी था। उनके अनुयायी बताते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी थी और बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ उनके क्लासमेट थे। ये सोचना गलत है, क्योंकि उनके अनुयायियों का दावा है कि केशरी सिंह ने 1930 में अपनी पढ़ाई खत्म की। उस समय तक सयाजी राव को बड़ौदा पर राज करते हुए 55 साल का वक्त गुजर चुका था।
16 जुलाई 1997 को आउटलुक मैगजीन में छपे लेख के अनुसार कुंवर केशरी सिंह की पढ़ाई बीए तक हुई थी। तमाम विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि केशरी सिंह आदिवासियों के एक संप्रदाय सतीपति के प्रवर्तक है। उनके अनुयायी उन्हें भारत की असली सरकार, भारत के खजाने का मालिक मानते हैं। सतीपति संप्रदाय के लोग किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते। ये लोग अभिवादन के लिए स्वकर्ता पितु की जय का इस्तेमाल करते हैं। पहचान के लिए किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग ना तो वोट डालते हैं और ना ही किसी किस्म की सरकारी योजना का हिस्सा बनते हैं। ये लोग खुद को भारत के किसी भी कानून का हिस्सा तक नहीं मानते। बस एक आभासी सरकार है जो इन्हें आपस में जोड़े हुए है। जब राय सिंह भाई से पूछा गया कि वो अपने को किसी भी कानून से अलग क्यों मानते हैं, उनका हाथ एक बार फिर से हरी थैली के भीतर चला गया। उन्होंने एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर निकाला और आगे बढ़ा दिया। उनकी जिद थी कि इसके हर एक हर्फ को पढ़ा जाए। पूरा पढ़े जाने के बाद उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया और रोशनी के सामने इस अंदाज में फैलाया जैसे कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रहे हो। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रोशनी पड़ते ही एक वाटरमार्क उभर कर आया जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। अब राय सिंह भाई ने इस तथ्य की व्याख्या करनी शुरू की। हम लोग उस भारत सरकार को मानते हैं जो कि नॉन जुडिशियल है। नॉन मतलब नहीं और जुडिशियल माने कानून, मतलब कि असल भारत सरकार इंसान के बनाए कानून पर नहीं चलती। ऐसे में इंसान के बनाए कोई भी नियम पर हम नहीं लागू मानते। देखो, ये हम नहीं कह रहे, यह आपके बीच का एक आदमी कह रहा है। आदिवासी इस जमीन का मूल बीज है, वो ये धरती के असली मालिक है, बाकी के लोग विदेशी है। 28 अगस्त 2013 को छपी एक खबर इस बात की तस्दीक भी करती है। खबर के मुताबिक मुंबई में 32 साल के एक शख्स कैलाश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। वो विरार से चर्चगेट जाने वाली लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने पीले रंग का एक परिचय पत्र दिखलाया। ये ऐसी भारत सरकार का परिचय पत्र था जिस पर कुंवर केशरी सिंह की तस्वीर छपी हुई थी। आदिवासी समाज से आने वाले कैलाश का कहना था कि वो भारत के असली मालिक है और उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनके इसी रवैये के चलते उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ उन्हें 1000 का फाइन करने के बाद छोड़ दिया गया। तो भारत आदिवासी लोगों का है या आदिवासी भारत के पहले हकदार है? टेडिया गांधी की इस कहानी को RR2 में मेकर्स जो है वो दिखा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार मानसिक लड़ाई झगड़े वाली जो फिजिकल लड़ाई होती है उससे कई ज्यादा मायने रखती है। आपका क्या ख्याल है इस चीज को लेकर, इस कहानी को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज तो देती जाऊँ, अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। देश के लिए लड़ने वालों की बात होती है, जब कुर्बानी देने की बात होती है, जब हंसते हंसते समाज के लिए अपनी जान देने की बात होती है, जब रण क्षेत्र में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बात होती है, तो सबसे पहले जिसका ध्यान आता है वो है पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह हो या भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी हो या उनके चारों साहिबजादे, इन सभी। लेकिन जब आंदोलन बढ़ा तक प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए गुलाब कौर ने भारत आने का फैसला किया, मगर यहाँ उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। गुलाब कौर के पति ने देश की आजादी और खुद को चुनने के लिए गुलाब कौर के पास विकल्प रखा। गुलाब कौर फैसला कर चुकी थी और उन्होंने अपनी शादी को तोड़कर देश को चुन लिया। देशभक्ति पति भक्ति के आगे जीत गई। गुलाब और भारत आ गए। भारत पहुंचकर वो अंग्रेजी हुकूमत से बचते बचाते पंजाब पहुंची, जहां उन्होंने गदर आंदोलन को जारी रखने के लिए जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर में अपने आंदोलन को जारी रखा। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कई बार ब्रिटिश पुलिस को उनकी आंखों के सामने चकमा देकर निकल जाया करती थी और पुलिस हाथ मलते रह जाती थी। 1929 के आसपास गुलाब कौर को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर जेल। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग इतिहास के हीरो को तो नहीं भूलते, लेकिन हीरोइन यानी किसी स्त्री को जिसने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया, उसे बड़ी ही आसानी से भूल जाते। अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भी पुरुषों की तरह सड़कों पर मार्च किया, मारपीट की, क्रूर कारावास का सामना किया और एक बड़े काम के लिए अपने जीवन का बलिदान किया।
और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस एस राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई दिखाई गई थी। कभी कभी दिल की बात जुबां पर आ जाए ना तो कड़वा सच निकल आता है। चेन्नई में भी यही हुआ। श्रीलक्ष्मी नाम की एक लड़की ऐसे ही अपना दिन काट रही थी। श्रीलक्ष्मी एक लॉयर थी, मगर अपनी जिंदगी से वो काफी परेशान थी। बहुत दिनों से उसका करियर कुछ खास ट्रैक पर नहीं था और उसे लग रहा था कि सिस्टम में उसे दबाया जा रहा है। जी हाँ, एक दिन जब वो नॉर्मली अपना दिन बिता रही थी तो उसकी अपने एक कलीग से कहासुनी हो गई। दोस्तों, वो जानती थी कि कैसे इंडिया में महिलाओं की कंडीशन अब जाकर बहुत मुश्किल से सुधरना शुरू हुई है, मगर कुछ लोग अभी भी इस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उसने ये भाषण देना शुरू कर दिया, जिसमें उसने ये बताया कि महिलाओं को कैसे पुराने जमाने में रखा जाया करता था। जी हाँ, उसने कहा, क्या आपको पता भी है कि हम पर क्या बीती है? हमने जितना झेला है उसका 1% भी अगर आपको दिया जाए ना, आपका मर जाने का मन करेगा। दोस्तों, इस समय वो इतना तेज बोलने लगी थी कि सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर उसकी बातों को सुन रहे थे। आगे बोलते हुए उसने कहा, अरे हम महिलाओं को हमेशा अपने पतियों के नीचे रखा गया है। जानवर और हम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। ना वो बोल पाते थे और ना हमें लोग बोलने देते थे। बस वो लोग 4 पैर पर चलते थे और हम महिलाएं 2 पैरों पर। अरे चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, हर धर्म में हमें 2 नंबर पर रखा गया था। अंग्रेजों के समय में जहां क्वीन विक्टोरिया रानी थी और सब उनके सामने सर झुकाया करते थे, वहीं हिंदू औरतों को अपने पति के आगे सर झुकाना पड़ता था। और मुस्लिम, अरे मुस्लिम तो अगर एक से बोर हो जाए ना तो दूसरी औरत को भी ला सकते थे। एक पत्नी को अपने पति को दूसरी औरत के साथ होने की सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ता था। और मर्द अपनी बीवी पर कभी भी हाथ उठा सकते थे, वहीं बीवी आवाज उठाने का भी हक नहीं रखती थी। और रानी विक्टोरिया उस समय चू भी नहीं करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी। अरे अंग्रेज एटलीस्ट औरतों को वो इज्जत तो देते थे, महिलाओं को तो उस इज्जत का सपना देखने का भी हक नहीं था। और आप कहते हैं कि हमने किया ही क्या है? अरे ये सब कुछ झेलने के बाद भी सेवा की है। दोस्तों, इतनी बोल्ड आवाज में जब श्रीलक्ष्मी बात कर रही थी तो सभी को समझ में आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। आज की नारी ऐसे ही नहीं आगे आई है। और यही बात श्रीलक्ष्मी उस कलीग को समझाने के लिए अनगिनत एग्जाम्पल्स देने के लिए तैयार थी। RRR में हमें आलिया भट्ट ऐसा ही भाषण महिलाओं की क्या दशा थी उस जमाने में उस पर देती हुई दिख सकती है। आखिर उनकी डायलॉग डिलीवरी जरूर से कुछ लोगों का दिमाग तो जरूर खोल देगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों के मुंह से निवाला। अपने लोगों को बचाने के लिए और पावर में बने रहने के लिए अंग्रेजों ने इंसानियत का भी गला घोट दिया था। बात है 1866 के ओडिशा में पड़े अकाल की। अब हिंदुस्तानी हमेशा से खेती बाड़ी पर जीते आए हैं और अंग्रेजों के राज में भी यही होता था। मगर ओडिशा में उन दिनों कुछ खास बरसात पड़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से फसल ना उग रही थी और ना किसान उससे अंग्रेजों को बेच पा रहे थे पैसों के लिए। इन किसानों ने जिंदगी का सबसे बुरा वक्त तभी देखा था। एक तो अंग्रेजों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और तो और ये अंग्रेज इतने ज्यादा निडर निकले कि इन्होंने इन किसानों के मुंह से निवाला छीनना स्टार्ट कर दिया। बात ये हुई कि ओडिशा में जब ये अकाल पड़ चुका था ना, तब अंग्रेजों ने जो बचा कुचा राशन था वो भी भिजवाना बंद कर दिया। उनके हिसाब से उनकी पॉलिसी थी नो रिलीफ इज द बेस्ट रिलीफ। इसका मतलब था कि ओडिशा में लाखों लोग थे जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में अंग्रेजों के पास राशन तो था मगर इतना नहीं बचा था कि वो सबको दे सके। लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। इसी के चलते अंग्रेजों ने अकाल के समय दिक्कतें और बढ़ा दी थी। इसमें जले पर नमक तब छिड़का गया था जब इन भूखे लोगों के सामने जो ओडिशा में काम कर रहे थे ना, ये ओडिशा में जो पोस्टेड अंग्रेज थे वो भर पेट खाना खाते थे। यानी कि अकाल में अंग्रेज अपने ऑफिसर्स को शाही दावत वाला खाना दिलवाते थे। उन्हें फ्रूट्स से लेकर जूसेस तक सब दिया जाता था। ऐसे में इन भूखे लोगों के सामने ये ऑफिसर्स चाव से खाते थे और इन्हें एक भी दाना नसीब नहीं होता था। बहुतों की पूरी फैमिली इस अकाल में चल बसी।
तो कितने लोगों को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो गई, जिसकी वजह से वो आज भी उनकी आने वाली पीढ़ी में दिखती है। ऐसे में अंग्रेजों ने अपना मकसद साफ कर दिया था कि वो यहाँ पर किसी के सगे नहीं है, वो यहाँ राज करने आए हैं और वही करना था उन्हें। इस अकाल के बाद बहुत लोगों के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ गई। ऐसे में कुछ नौजवानों ने तय कर लिया था कि वो इन अंग्रेजों को तड़पा तड़पा कर इस देश से जरूर बाहर निकालेंगे। तो बस ऐसा ही डार्क पास्ट हमें देखने को मिल सकता है फिल्म RRR में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आसफ अली का नाम हिस्ट्री की किताबों में तो खूब सुना है, मगर शायद क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। तब अरुणा 33 साल की थी। अरुणा एक एजुकेटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिशर थी। वो एक कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई एक बहुत ही ओपिनियनेटेड औरत थी उस समय की, और हर गलत बात पर आवाज उठाना वो अपना हक समझती थी। इसलिए ही शायद आज भी उनके बारे में बात हो रही है। 1942 में अरुणा ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत किसी में नहीं थी। तब ब्रिटिशर्स इंडिया पर कब्जा जमाए बैठे थे और इंडियंस को कैसे डॉग्स के जैसे रखा जाता था, कैसे नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था, ये तो किसी से छुपा नहीं है। जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के सामने सर उठाने में भी डरते थे ना कि कहीं उनका सर ही ना काट दिया जाए, उस दौर में अरुणा ने इंटरनेशनल कांग्रेस फ्लैग लहरा दिया था। ये हिम्मत उन्हें महंगी पड़ी थी, मगर खुली हवा में झंडे को बिना डरे लहराने का जो साहस अरुणा ने दिखाया था ना, उसकी चर्चा आज भी होती है। ये उन्होंने रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सुबह के उजाले में किया था। इसके बाद भी वो रुकी नहीं, वो तुरंत ही अंडरग्राउंड हो गई और इसके चलते उन्होंने अपना एक अलग आंदोलन शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको ढूंढने के लिए हर जगह अपने आदमी फैला दिए थे, मगर इससे अरुणा डरी नहीं थी। अरुणा का घर भी हड़प लिया गया था और उसके बिना मंजूरी के ब्रिटिशर्स ने उसका घर बेच दिया था। मगर अरुणा का एक ही मकसद था और वो था अंग्रेजों को डरा डरा कर इंडिया से बाहर निकालना। कई हद तक अंग्रेज अरुणा से डरे भी थे। वो जानते थे कि अरुणा पढ़ी लिखी है और सबसे ज्यादा वो लोगों को अपनी बातों से उनके अगेंस्ट भी कर सकती है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अरुणा को ढूंढने के लिए खास प्राइज मनी भी घोषित किया था। अंग्रेजों ने उस जमाने में 50,000 रुपए देने का वादा किया था जो कोई भी अरुणा को ढूंढ कर लेकर आएगा। वो अरुणा से इतना डर गए थे, मगर उस समय तक इंडिया में ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का जज्बा आ चुका था, इसलिए सब अरुणा की तरफ थे। तो बस ऐसे ही पावरफुल कैरेक्टर हमें RRR में देखने को मिल सकता है। पिछली बार आलिया भट्ट लोगों को खूब पसंद आई थी, तो क्या पता इस बार उनका रोल ऐसा कुछ दिखाया जाए। आज हम आपको देश के एक ऐसे वीर की कहानी बताएंगे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ युद्ध लड़ा बल्कि अंग्रेजों को जबरदस्त पटखनी भी दी। ये कहानी है बिहार के सुरमा कहे जाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह की। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने जो कारनामा किया ना, उससे सबके होश उड़ गए थे। 80 साल की उम्र में जब लोग आराम करना पसंद करते हैं, तब कुंवर सिंह युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को शानदार तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। ये बात 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की है। जाबाज वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। वो बचपन से ही निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखने में ना काफी दिलचस्पी रखते थे, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली थी। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दूसरे भारतीय योद्धा वही थे। वो गोरिल्ला युद्ध नीति के भी जानकार थे। इसी नीति के जरिए ना उन्होंने अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि रण युद्ध में ना कई बार हराया है। भारतीय योद्धा को उनकी बदलती नीति के लिए भी जाना जाता था। 20 अप्रैल 1858 की बात है। आजमगढ़ का युद्ध खत्म करने के बाद ना वो मनोहर गांव पहुंचे। 22 अप्रैल को वो नदी के रास्ते से होते हुए ना जगदीशपुर के लिए निकल गए थे। इस बात की खबर ना जाने अंग्रेजों को कैसे लग चुकी थी। मौका देखते ही अंग्रेजों ने रात में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक गोली कुंवर सिंह के हाथ में जा लगी। गोली से जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए कुंवर ने तलवार से हाथ काटकर नदी में फेंक दिया। उस समय उनके पास ज्यादा सैनिक भी नहीं थे। वो चाहते तो वो जान बचाने के लिए ना युद्ध में हार मान सकते थे, लेकिन वीर कहाँ रुकने वाले थे। वो अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उनकी वीरता ने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने जगदीशपुर को वापस हासिल कर ही लिया।
सबके बीच वीर कुंवर की साहसिक जीत के लिए ना खुशी भी थी, लेकिन साथ ही युद्ध में दिए गए उनके बलिदान का गम भी था। और ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एसएस राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानियों की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दोस्तों ने मिलकर हिला दिया था अंग्रेजों को इंडिया में। बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता तीनों दोस्त थे। बिनोय 22 साल का था, बादल 18 का और दिनेश 19 का। तीनों आसपास ही रहते थे और तीनों ही अंग्रेजों के जुल्म सह कर बड़े हुए थे, मगर अब इन्हें सांस नहीं आ रही थी। ये अंग्रेजों को डराना चाहते थे और ये समझाना चाहते थे कि इंडियंस कमजोर नहीं है। बस इसीलिए इन्होंने जवानी के जोश में एक कदम उठाया। ये तीनों कोलकाता रहते थे उस समय। वहाँ की राइटर्स बिल्डिंग आज भी खूब फेमस है। इस बिल्डिंग में हमेशा से इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते आए हैं और इस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सभी जनरल्स जो उस वक्त इंडिया में थे ना, कोलकाता के इसी राइटर्स बिल्डिंग में कॉफी पर आने वाले थे। ये तीनों अंदर जाते ही मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाए गए। ले जाने वाला भी एक इंडियन ही था, तो उसने कुछ भी नहीं चेक किया। मीटिंग शाम को थी और इंस्ट्रक्शंस यही थे कि बहुत से इंग्लिशमैन उस दिन राइटर्स बिल्डिंग में अलग अलग समय पर आएंगे। खास बोला गया था सभी नौकरों को खातिरदारी करने के लिए। इसी बीच सुबह के 11 बजे 3 ऑफिसर्स वहां आ पहुंचे। ये तीनों ऑफिसर्स काफी यंग थे मगर चमक रहे थे। तीनों ने यूरोपियन स्टाइल कपड़े पहने थे। तीनों ही 3 पीस सूट पहन कर आए थे। इनके पास हाथ में एक ब्रीफकेस था और तीनों एक ही गाड़ी से उतरे थे। ये उस जमाने के एम्बेसडर तो नहीं थे, मगर क्योंकि इनका हुलिया ऐसा था इसलिए वॉचमैन ने इन्हें रोका नहीं। तीनों को सलाम ठोकर अंदर जाने दे दिया। बिनोय ने साइनाइड पिल ले ली, जिससे पूरी बॉडी में जहर फैल गया और बाकी दोनों ने खुद को गोली मार ली, मगर वो अपना मकसद पूरा करके चले गए। सभी ब्रिटिशर्स इस हमले के बाद डर गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब हिंदुस्तानी चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी और बढ़ा ली थी। तो दोस्तों, हमें कुछ इस बार ऐसा ही देखने को मिल सकता है फिल्म RRR में। तो क्या पता इस बार हमें एक ट्रायो नजर आए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वो मास्टर द सूर्य सेन ही थे जिन्होंने पूरे देश की आजादी से पहले पश्चिम बंगाल के चट्टगांव प्रांत को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त करा दिया था और भारत के ध्वज को लहराया था। वैसे तो बंगाल में उन्हें लोग बड़े सम्मान से याद करते हैं, पर राष्ट्रीय पटल पर बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम मास्टर द सूर्य सेन है। उनके नाम के साथ मास्टर शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि उन्होंने अनगिनत क्रांतिकारियों में राष्ट्रभक्ति के बीज बोए थे। मरते मरते उनके आखिरी शब्द थे, मैं उनका संपर्ण ऐसा था कि अंग्रेजों ने मेरे शरीर के हर हिस्से को तोड़ दिया, नाखून उखाड़ कर रख लिए। स्वतंत्र भारत का केवल एक ही चीज छोड़कर जा रहा हूँ, ये मेरा एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। 22 मार्च 1894 में चटगांव बांग्लादेश में जन्मे सूर्य सेन भारत में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल निगरानी भी किया। IRA के गठन से पूरे बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन की लीडरशिप में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेज शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। क्रांति की ज्वाला के चलते चटगांव में कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन का अंत तो हो गया था। वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और लोग प्यार से उन्हें मास्टर दा कहकर संबोधित किया करते थे। अंग्रेजों ने उन्हें 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दी थी। मास्टर दा के लीडरशिप में हुए चटगांव आंदोलन ने आग में घी का काम किया और बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम उग्र हो उठा। इस घटना का असर कई महीने तक रहा। पंजाब में हरि किशन ने वहां के गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। दिसंबर 1930 में विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की बिल्डिंग में प्रवेश किया और स्वाधीनता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अध्यक्ष को मौत के घाट उतार दिया।
तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स RRR 2 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू। कमला देवी का जन्म मैंगलोर में हुआ और वे गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय में आती थी। उनके पिता जिला कलेक्टर थे और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। लेकिन कमला देवी जब बच्ची थी तभी उनकी मृत्यु हो गई और उनकी आगे की परवरिश का जिम्मा उनकी मां ने ही उठाया। हालांकि 19वीं सदी में लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कमला देवी की मां गिरिजाबाई की पढ़ाई लिखाई घर पर ही पंडितों के जरिए। महात्मा गांधी ने 1923 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तब कमला देवी अपने पिता के साथ लंदन में थी। उन्होंने वापस आने का फैसला किया और कांग्रेस सेवा का दल का हिस्सा बन गई। 1926 में उनकी एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात थी मार्गरेट कैजन से। मार्गरेट आयरलैंड की महिलावादी नेता थी। मार्गरेट ने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया और कमला देवी इस संस्था की पहली महासचिव बनी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और महिलाओं के इस हक को दिलाने में मार्गरेट की पहली अहम मानी जाती है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को चुनाव लड़ने की परमिशन दी गई। मार्गरेट के प्रोत्साहन के बाद कमला देवी ने चुनाव लड़े भी। कमला देवी के इस कदम से राजनीतिक पदों का दरवाजा महिलाओं के लिए खुल गया। आजादी के बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कोई भी राजनीतिक पद लेने से साफ इनकार कर दिया। तब के और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2। 1857 के युद्ध की तैयारी 1856 में शुरू हुई जब लाल कमल के फूल पलटन को भेजे गए। 1856 के अंत में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कुछ अजीबोगरीब प्रथाएं सामने आने लगी। लाल कमल के फूलों को उन चौकियों में बांटा गया था जिनमें मूल निवासी इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री या पैदल सेना की एक सामान्य शाखा है जो पैरों पर सैन्य युद्ध में जुड़ी होती है। इस शाखा के सैनिक दुश्मन के साथ काफी करीब से लड़ते हैं, इस कारण ये शाखा काफी फिजिकल फिटनेस की मांग करती है। 1856 में फूल बांटने के बाद सूबेदार सैनिकों को लाइन में खड़ा कर देता है और फिर पहले सैनिक को एक फूल देता है जो उसे पकड़कर वहां खिंची रेखा के नीचे से गुजार देता था और आखिरी वाला फूल लेकर स्टेशन से निकल जाएगा। साथ ही कहीं और एक गांव में चपातियों का एक बंडल कमल के फूल के साथ गया और इस अंग्रेजी शासन के तहत अगले गांव में चपातियों को भेजने के निर्देश के साथ प्रमुख को सौंप दिया। इन कमल और चपाती की घटनाओं के बीच सैनिकों का नारा सब कुछ लाल हो जाएगा से सब कुछ लाल हो गया में बदल जाता था। 1857 में हुए सैनिक विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। हालांकि यह सफल ना हो सका, लेकिन भारतीयों के दिल में आजादी का दीप जला गया। इसकी शुरुआत मंगल पांडे से हुई, लेकिन धीरे धीरे करके इससे कई सेनानी जुड़ते चले गए। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कई सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्हीं सेनानियों में से एक रामचंद्र पंडुरंग तोपे भी थे। 1857 में जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो रामचंद्र, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल शासकों ने भी बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का असर धीरे धीरे साउथ इंडिया तक भी पहुंचा। इसमें रामचंद्र ने कई भूमिकाएं निभाई। वे नाना साहेब के दोस्त, दीवान, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के पदों पर भी अपनी सेवाएं देते रहे। लेकिन ये कुछ समय तक चला और कुछ समय तक रामचंद्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था। परंतु स्वतंत्रता और स्वाभिमानी स्वभाव के लिए अंग्रेजों की नौकरी असहाय थी। इसीलिए बहुत जल्दी उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए। कहते हैं तोप खाने में नौकरी के कारण उनके नाम के साथ तोपे जुड़ गया और बाजीराव ने रामचंद्र को एक बेशकीमती और नायाब टोपी दी थी। रामचंद्र इस टोपे को बड़े चाव से पहनते थे। साथ ही वहां लोग उन्हें स्नेह से तात्या के नाम से पुकारते थे। अतः उन्हें उस टोपी को बड़े ठाट बाट से पहनने के कारण लोग उन्हें तात्या टोपी या तात्या टोपे के नाम से पुकारने लगे। तात्या को सेना के नेतृत्व का कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन वो लगातार कोशिश करते रहे और ये भी प्राप्त कर लिया। जब 1857 में दिल्ली में विद्रोह हुआ तो लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे साम्राज्य भी 1858 में आजाद हो गए। इसके साथ ही दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, गोंडा जैसे इलाके भी अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को
हार का सामना करना पड़ा था। सन 1857 के संग्राम की लपटें जब कानपुर पहुंची तो सैनिकों ने नाना साहेब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया। तात्या टोपे को नाना साहेब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। तात्या टोपे ने नाना साहेब की सेना को पूरी तरह से संभाला था। टोपे ही सेना में सैनिकों की नियुक्ति, प्रशासन और उनके वेतन का पूरा ब्यौरा रखते थे और ये सब उन्हीं की देखरेख में हो रहा था। उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता था। वे तेजी से सभी फैसले लेते थे। ऑपरेशन के दौरान सैनिकों द्वारा आवश्यक भोजन की योजना बनाने में मदद करने के लिए कमल के बीज और रोटी के मोहरे के ग्राम प्रधानों को योजना पत्र के साथ दिया गया था। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम बाद में रेड लोटस पड़ा। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की सेना ने कानपुर पर हमला किया तब तात्या बहादुरी से लड़े, परंतु 16 जुलाई 1957 को उनकी पराजय हुई और उन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा। तात्या ने दोबारा सैनिक ताकत जुटाकर बिठूर को केंद्र बनाया। इस बीच हेवलॉक ने फिर हमला कर उनकी सेना को पराजित कर दिया। तात्या ने यहां से निकलकर ग्वालियर कंटिंजेंट रेजिमेंट को अपनी ओर मिलाया और नवंबर 1857 में कानपुर पर हमला किया। इस तीव्र आक्रमण से ब्रिटिश सेना के पांव ही उखड़ गए, लेकिन एक क्षणिक विजय के बाद 6 दिसंबर को ब्रिटिश सेना ने तात्या को पराजित कर दिया। तात्या ने खारी पहुंचकर फिर सेना और तोपें जुटाई और 22 मार्च को करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद को पहुंच गए। यहां अंग्रेज सेना हारी, लेकिन कालपी में फिर तात्या को हार का मुंह देखना पड़ा। वे ग्वालियर चले गए और महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को मिलाकर फिर ब्रिटिश सेना पर हमला किया और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया। यहां झांसी की रानी, तात्या और राव साहिब ने नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया, मगर ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने फिर हमला किया और फूलबाग के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को शहीद हो गए। इसके बाद तात्या 10 माह तक अंग्रेजों पर छापामार हमले करते रहे, मगर अंग्रेज कभी उनके पकड़ नहीं पाए। इसके बाद तात्या की लड़ाई अंग्रेजों से कंकरों वाली, ब्यौरा, देवस और शिकार में हुई, जहां उन्हें पराजित होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने परोन के जंगल में शरण ले ली। यहां नरवर के राजा मानसिंह के विश्वासघात से 8 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने उन्हें सोते हुए पकड़ लिया। वीर मराठा देशभक्त को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तोपे को 1859 में एक गद्दार की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश की शिवपुरी जेल की बैरक 4 में 2 बार फांसी दे दी गई थी। ऑपरेशन रेड लोटस के मुताबिक तात्या कभी पकड़े नहीं गए थे, लेकिन कई का मानना है कि अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़े व्यक्ति तात्या टोपे असल में थे ही नहीं, बल्कि एक हमशक्ल था जिसे नरवर के राजा मानसिंह ने अंग्रेजों को सौंपा था। तात्या टोपे का शौर्य केवल भारत ही नहीं अपितु विदेशों में तक फैला। यही वजह थी कि उन्हें उनके समकालीन इटली के महान योद्धा गैरीवाल्डी के समान माना गया। उन्हें कई विदेशी ऐतिहासिक भारत का गैरीवाल्डी भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने वाले ब्रिटिश कर्नल मालिसन ने लिखा था कि तात्या टोपे चंबल, नर्मदा और पार्वती की घाटियों के निवासियों के हीरो बन गए हैं। सच तो यह है कि तात्या सारे भारत के ही हीरो बन गए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक हीरो की कहानी हमें RRR2 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप RRR2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। 1934 में जब रिजर्व बैंक एक्ट बना उस समय ब्रिटिश सरकार पहले से ही 1 रुपए का नोट छाप रही थी। अगर रिजर्व बैंक को भी इसे छापने का अख्तियार दे दिया जाता तो 2 किस्म के नोट बाजार में आ जाते। इस विसंगति से बचने के लिए 1 रुपए के नोट की छपाई सरकार के पास ही रहने दी गई। तो क्या इससे विसंगति दूर हो गई? दरअसल इस कदम ने विसंगति को स्थायी बना दिया। इसी विसंगति ने गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में एक नए संप्रदाय को जन्म दिया है। यहाँ से हम इस रिपोर्ट के उस हिस्से में घुस रहे हैं दोस्तों, जहाँ आपका सबका कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लैस एक दार्शनिक और राजनीतिक गुत्थी से पाला पड़ने वाला है। थोड़ी देर के लिए दिमाग को यहाँ जमा लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1930 में महात्मा गांधी व इरविन के बीच हुए गोलमेज समझौते में आदिवासियों के लिए अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया का उल्लेख किया गया था।
टेटिया कांजी आदिवासियों के नेता थे। उनका दावा था कि महारानी विक्टोरिया ने ही आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक सौंप दिया था। ऐसे में आदिवासी जब इस देश के मालिक है तो कोई सरकार उनको कैसे आदेश और निर्देश दे सकती है। तो जब हम खेड़ा अम्बा पहुंचे उस समय सूरज ढलने में बमुश्किल आधा घंटा बचा होगा। राय सिंह भाई अपने खेत में पानी लगा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो बिना यूनिफॉर्म पहने अपनी बात नहीं कहना चाहते। ऐसे में हम उनके काम खत्म होने का इंतजार करते रहे। करीब एक आधे घंटे बाद हम उनके घर पर थे, जहां आस पड़ोस के 15-20 दूसरे लोग भी जुटे हुए थे। वो घर के भीतर गए, धोती और गुलाबी रंग का कुर्ता पहनकर बाहर निकले। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, यही हम आदिवासियों की यूनिफॉर्म है, धोती और कुर्ता। अंदर से वो अपने साथ 2 थैलियां भी लाए थे जिनमें कई दस्तावेज थे। उन्होंने सबसे पहले हरी थैली में से 1 रुपए का लैमिनेटेड नोट निकाला और कहना शुरू किया। राय सिंह 4वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो एक कुशल वकील की भूमिका में आ चुके थे। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क समझना चाहते हैं? इस कागज से आपको ये समझ में आ जाएगा। आपने 1 रुपए का नोट गौर से देखा है? सिर्फ ये एक ऐसा नोट है जिसमें सबसे ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, बाकी सभी नोटों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये 1 रुपए का नोट ही असल करेंसी है। इस पर कहीं भी रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं लिखी हुई है। रिजर्व बैंक जो दूसरे नोट पर गारंटी लिखता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, वो कहीं से इस गारंटी को हासिल करता है तभी तो हमें देता है। ये जो भारत की केंद्र सरकार है, ये इस नोट की तरह करार पर चलने वाली सरकार है, इसलिए हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं। उन्होंने 2004 के अखबार की कतरन निकाली जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी का बयान दर्ज था। ये 2004 लोकसभा चुनाव के बाद की खबर थी। अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड के किसी सरकारी स्कूल के दौरे पर थे। उन्होंने स्कूल को 100 रुपए का अनुदान देते हुए कहा था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और हाल ही में उनकी नौकरी छूट गई है। राय सिंह भाई अखबार की कतरन को समेटकर पन्नी में रख देते हैं और बोलना शुरू करते हैं, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि उसकी नौकरी छूट गई है, माने वो नौकर था। आज मोदी भी यही कहता है कि वो प्रधान सेवक है। माने ये जितने भी लोग हैं, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये सब भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं। मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा माल खजाना उनकी पहुंच में। वो चाहे तो पूरा माल हड़प सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह हर महीने तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार नहीं है। तो सरकार कौन है? वो सरकार है कुंवर केशरी सिंह जी, वही असली सरकार है। राय सिंह भाई जिन कुंवर केशरी सिंह का जिक्र कर रहे थे, उन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जिलों में देवता की तरह पूजा जाता है। उनके नाम के आगे तरह तरह की उपमाएं लगाई जाती है, मसलन एंटी क्राइस्ट, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ऑनर ऑफ इंडिया। उनके बारे में उनके अनुयायी बहुत कुछ नहीं बताते, सिवाय इसके कि उनके बारे में सभी जानकारी आपको ब्रिटिश हाई कमीशन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। सतीपति यानी आदिवासी समाज के लोग अपने को असली भारत सरकार का कुटुंब मानते हैं। उनका कहना है कि वो ही इस धरती के असली मालिक है। इसके पक्ष में वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1921 के पेज नंबर 221 को संदर्भ के तौर पर पेश करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों के अनुसार अंग्रेजों ने 1870 में उनकी जमीन 99 इयर्स के लिए लीज पर ली थी। ये लीज 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गई थी। इसके बाद लीज के इस करार को आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में इस देश के आदिवासी जो कि इस जमीन के असल मालिक है, उनका इस देश की जमीन पर अपने आप मालिकाना हक कायम हो गया। जमीन पर अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए राय सिंह भाई का हाथ एक बार फिर से थैली में घुस जाता है। वो अखबार की कटिंग निकालते हैं। इस पर जस्टिस काटजू का एक बयान दर्ज है कि 90% से ज्यादा भारतीय विदेशी मूल के हैं। राय सिंह भाई कहते हैं, बहरहाल इंटरनेट पर जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके हिसाब से कुंवर केशरी सिंह का जन्म गुजरात के तापी जिले के गांव कटासवान में हुआ। उनकी मां का नाम जमाना और पिता का नाम टेटिया कांजी था। उनके अनुयायी बताते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी थी और बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ उनके क्लासमेट थे। ये सोचना गलत है, क्योंकि उनके अनुयायियों का दावा है कि केशरी सिंह ने 1930 में अपनी पढ़ाई खत्म की। उस समय तक सयाजी राव को बड़ौदा पर राज करते हुए 55 साल का वक्त गुजर चुका था। 16 जुलाई 1997 को आउटलुक मैगजीन में छपे लेख के अनुसार कुंवर केशरी सिंह की पढ़ाई BA तक हुई थी।
तमाम विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि केशरी सिंह आदिवासियों के एक संप्रदाय सतीपति के प्रवर्तक है। उनके अनुयायी उन्हें भारत की असली सरकार, भारत के खजाने का मालिक मानते हैं। सतीपति संप्रदाय के लोग किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते। ये लोग अभिवादन के लिए स्वकर्ता पितरों की जय का इस्तेमाल करते हैं। पहचान के लिए किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग ना तो वोट डालते हैं और ना ही किसी किस्म की सरकारी योजना का हिस्सा बनते हैं। ये लोग खुद को भारत के किसी भी कानून का हिस्सा तक नहीं मानते। बस एक आभासी सरकार है जो इन्हें आपस में जोड़े हुए है। जब राय सिंह भाई से पूछा गया कि वो अपने को किसी भी कानून से अलग क्यों मानते हैं, उनका हाथ एक बार फिर से हरी थैली के भीतर चला गया। उन्होंने एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर निकाला और आगे बढ़ा दिया। उनकी जिद थी कि इसके हर एक हर्फ को पढ़ा जाए। पूरा पढ़े जाने के बाद उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया और रोशनी के सामने इस अंदाज में फैलाया जैसे कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रहे हो। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रोशनी पड़ते ही एक वाटरमार्क उभर कर आया जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। अब राय सिंह भाई ने इस तथ्य की व्याख्या करनी शुरू की। हम लोग उस भारत सरकार को मानते हैं जो कि नॉन जुडिशियल है। नॉन मतलब नहीं और जुडिशियल माने कानून, मतलब कि असल भारत सरकार इंसान के बनाए कानून पर नहीं चलती। ऐसे में इंसान के बनाए कोई भी नियम पर हम नहीं लागू मानते। देखो, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके बीच का एक आदमी कह रहा है। आदिवासी इस जमीन का मूल बीज है, वो ये धरती के असली मालिक है, बाकी के लोग विदेशी है। 28 अगस्त 2013 को छपी एक खबर इस बात की तस्दीक भी करती है। खबर के मुताबिक मुंबई में 32 साल के एक शख्स कैलाश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। वो विरार से चर्चगेट जाने वाली लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने पीले रंग का एक परिचय पत्र दिखलाया। ये ऐसी भारत सरकार का परिचय पत्र था जिस पर कुंवर केशरी सिंह की तस्वीर छपी हुई थी। आदिवासी समाज से आने वाले कैलाश का कहना था कि वो भारत के असली मालिक है और उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनके इसी रवैये के चलते उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ उन्हें 1000 का फाइन करने के बाद छोड़ दिया गया। तो भारत आदिवासी लोगों का है या आदिवासी भारत के पहले हकदार है? टेडिया गांधी की इस कहानी को RR2 में मेकर्स जो है वो दिखा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार मानसिक लड़ाई झगड़े वाली जो फिजिकल लड़ाई होती है उससे कई ज्यादा मायने रखती है। आपका क्या ख्याल है इस चीज को लेकर, इस कहानी को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।